ओके गाइस, सो गुड आफ्टरनून। हमने बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। व्हाट डू यू मीन बाय बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या था? बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट था जो लिखित में होता है। क्या बोला था हमने? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। उस बिल ऑफ एक्सचेंज में एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। किस चीज का ऑर्डर होता है? कि सामने वाला एक सर्टेन पर्सन हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी फिक्स्ड समय के बाद पे करेगा। सो व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? containing instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker। साइंड बाय द मेकर। मेकर कौन? जो बना रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज। कौन बनाता है बिल ऑफ एक्सचेंज? ड्रॉअर। ड्रॉअर किसको बोलते हैं? जो सामान बेचता है उधार में और उसके बाद वही बिल लिखता है अपने डेटर के ऊपर। जिसको हम उधार में सामान बेचते हैं उसको डेटर बोलते हैं, सबको पता ही है। और डेटर के ऊपर अगर हम बिल लिख रहे हैं कि भैया आप साइन कर कर दे दो कि आप कब पैसा पे करोगे, कितने महीने बाद पे करोगे, कितना अमाउंट पे करोगे, तो जो बना रहा है बिल वो कौन है? सेलर। सेलर को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉअर। तो साइंड बाय द मेकर और ड्रॉअर क्या साइन करता है और क्या बोलता है? डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन। किसी के ऊपर लिखता है, वो जिसके ऊपर बिल लिखता है वो एक सर्टेन पर्सन होता है। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, उसको बोलता है कि आप मुझे एक निश्चित अमाउंट पे करो। ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। किसको पे करो? ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। मुझे या मेरे कहने पर किसी और को, वो भी सर्टेन है। और टू द बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब लास्ट एंडोर्सी जो होता है उसको पे ऑफ करो। तो मीनिंग क्लियर है सबको बिल ऑफ एक्सचेंज का? हमने देखी थी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर और एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। अलग अलग केसेस पड़े हुए थे। कुछ क्वेश्चन हम उसके बेसिस पे करेंगे और कुछ टॉपिक आगे भी आज कंटिन्यू करेंगे। बट पहले मैं आपको कुछ नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूं, फिर हम साथ में क्वेश्चंस लेके चलेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले आप समझो असरटेनिंग ड्यू डेट। असरटेनिंग ड्यू डेट। ड्यू डेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर मैंने आपको बोला, यहां ध्यान दोगे बोर्ड पे, अगर मैंने बोला हमें ड्यू डेट्स फाइंड आउट करनी है, ड्यू डेट्स। मेरा फर्स्ट केस है कि मैंने बिल जो ड्रॉ किया है वो 1 अप्रैल 2022 को ड्रॉ किया है। और ये बिल मैंने ड्रॉ किया है 3 मंथ्स के लिए। बिल कौन ड्रॉ करता है? ड्रॉअर। 3 महीने का बिल ड्रॉ करा है। 3 महीने का बिल ड्रॉ करा है मतलब आज अगर 1 अप्रैल है और मैं 3 महीने का बिल लिख रहा हूं तो इसकी पेमेंट मुझे कब मिलेगी? 3 महीने बाद। तो व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल? तो जब भी डेट अगर मंथ्स में हो, जब भी डेट अगर मंथ्स में हो तो हमें करस्पॉन्डिंग डेट लेनी पड़ती है। करस्पॉन्डिंग डेट इन द सेंस 1 अप्रैल को अगर बिल लिखा है तो 1 मई 1 महीना होगा, 1 जून 1 महीना होगा, 1 जुलाई 1 महीना होगा। हमने बोला 1 जुलाई करस्पॉन्डिंग डेट होगी इन 3 महीने की। लेकिन जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उसमें हमें 3 दिन का ग्रेस देना पड़ता है। 3 दिन का ग्रेस देना पड़ता है। तो अगर हम 1 जुलाई में 3 दिन और ऐड करें, 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करें, तो हमारे पास डेट क्या मिल जाएगी? 4 जुलाई। 4 जुलाई 22। दिस इज द ड्यू डेट ऑफ माई बिल। ये बात आ रही समझ में कि अगर डेट मंथ में होगी तो हमें करस्पॉन्डिंग डेट लेनी है और करस्पॉन्डिंग डेट लेने के बाद 3 दिन ग्रेस ऐड करना है। राइट। सेकेंड अगर हम देखें, मैंने लिखा 1 जनवरी को 22 और ये लिखा है मैंने 2 मंथ्स के लिए बिल। आप मुझे बताओ कि मेरी ड्यू डेट क्या होगी? पहले हमने करस्पॉन्डिंग डेट देखी 1 फरवरी से 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1। ये नहीं देखना है आपको कि फरवरी में तो 28 दिन होते हैं और जनवरी में 31 डेज होते हैं। अगर मंथ में है तो करस्पॉन्डिंग डेट लेनी है हमें। तो करस्पॉन्डिंग डेट क्या हो गई? 1 मार्च। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम? 3 डेज ग्रेस ऐड करेंगे और ग्रेस ऐड करने के बाद डेट हो जाएगी 4 मार्च 22। करेक्ट। देन देखो, अगर मैंने आपको बोला 1 जनवरी को मैंने बिल लिखा है और ये 60 डेज के लिए लिखा है, 60 डेज के लिए, अब मेरी ड्यू डेट क्या होगी? सो अगर नंबर ऑफ मंथ्स ना होकर वो डेज है, पीरियड जो है वो किस में है? डेज में है। तो हमें डेज ऐड करने हैं। 1 जनवरी से हमें 60 डेज ऐड करने हैं और एक डेट निकालना है। अब इसको हम कैसे ऐड करेंगे?
4 मार्च ही होगा, 3 मार्च होगा। कैसे ऐड करेंगे हम इसको? आप मुझे बताओ जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं? क्या वो पूरे 31 डेज काउंट होंगे कि फर्स्ट नहीं होगा काउंट? प्रैक्टिकल लाइफ में फर्स्ट भी काउंट होता है। अगर आपने क्लास 11 में सीखा कि फर्स्ट को काउंट नहीं करते हैं, वो सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज से सीखा होगा। बात को समझना, मैं भी वही बताऊंगा कि फर्स्ट को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली फर्स्ट काउंट होता है। अगर आज मैंने बिल लिखा है और आज 1 तारीख है, तो दिन आज से ही चालू हो जाएगा काउंटिंग का। अगर हम जनवरी में देखें तो कितने डेज हैं? 31 डेज, तो जनवरी के पूरे 31 हो गए। अगर हम फरवरी के देखें तो हमें टोटल कितने चाहिए थे? 60। टोटल कितने चाहिए थे? 60, जिसमें जनवरी के कितने हो गए? 31। फरवरी में 28 डेज है, हम अज्यूम कर रहे हैं लीप ईयर नहीं है, तो 28 डेज फरवरी के, 31 जनवरी के, 28 फरवरी के, टोटल कितने हो गए? 59 डेज। और 1 मार्च का, टोटल 60 हो गए। तो अब ड्यू डेट क्या होगी? 1 मार्च की, उसके बाद नहीं नहीं, 1 मार्च तक तो 60 दिन कंप्लीट हुए। 60 दिन के जस्ट बाद क्या हुआ? 2 मार्च। मतलब हमारी जो ड्यू डेट आती बिना ग्रेस के वो 2 मार्च होती, 60 दिन कंप्लीट करने के बाद। तो प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी होती है। लेकिन अब इसी को मैं काउंट करूंगा 60 डेज। देखो कैसे, मैंने बोला जनवरी में होते कितने हैं? 31। इसमें से 1 अलग कर दो, फर्स्ट डे जिस दिन बिल लिखा है वो अलग कर लो। कितने काउंट हुए जनवरी के? 30। फरवरी के कितने? 28। कितने हो गए? 58। और मार्च के 2, मार्च के 2, तो मेरी हो गई 2 मार्च डेट। ये 2 मार्च डेट देखो कैसे आई। अभी प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं, प्रैक्टिकल लाइफ में 1 जनवरी भी काउंट हो रहा होगा। 1 जनवरी से 31 जनवरी, टोटल 31 डेज। और फरवरी के कितने? 28 डेज। टोटल कितने हुए? 59। और 1 काउंट किया हमने मार्च का, तब 60 दिन पूरे हुए। जब 60 दिन पूरे हुए तो 61वां दिन आपकी ड्यू डेट है, मतलब 2 मार्च आपकी ड्यू डेट है। वही अगर मैं इस लॉजिक से निकालूं कि मेरे को चाहिए कि जनवरी में 1 जनवरी से लेके मुझे 60 दिन जोड़ने हैं, तो मैंने 1 जनवरी जिस दिन बिल लिखा उसको छोड़ दिया, और जिस दिन पेमेंट करूंगा मैं उसको मैंने काउंट कर लिया। तो बात तो एक ही हो गई ना। अगर मैंने 1 जनवरी को छोड़ दिया तो जनवरी में कितने बचे? 30 डेज। फरवरी के 28। और 2 मार्च को जिस दिन मैं पेमेंट करूंगा उसको भी मैंने काउंट कर लिया। तो ऑटोमेटिकली बात वही हो गई कि नहीं हुई? तो प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है उसमें जिस दिन हम पेमेंट करते हैं उस दिन का बेसिकली दिन काउंट नहीं होता है। काउंट वो होता है जिस दिन हमने लिखा हुआ रहता है। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि जिस दिन हमने पेमेंट करी है वो दिन काउंट हो रहा है, और जिस दिन बिल हमने लिखा है वो दिन काउंट नहीं हो रहा है। तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि जिस दिन हमने बिल लिखा है उसको काउंट नहीं करेंगे, और जिस दिन पेमेंट कर रहे हैं वो काउंट करेंगे। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली वो हुआ क्या है, जिस दिन लिखा है वो काउंट हो गया है, और जिस दिन पेमेंट किया वो काउंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम ऐसा करें और वैसा करें तो आंसर तो सेम होगा। क्या बात समझ में आ रही है? इतना क्लियर है? सो अगर मेरे को 60 डेज ऐड करने हैं 1 जनवरी में, तो जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31। उसमें से मैं 1 को काउंट नहीं करूंगा, तो जनवरी के 30 डेज काउंट करूंगा, फरवरी के 28 काउंट करूंगा, एंड 2 मार्च के काउंट करूंगा। तो 2 मार्च आ गया। अब 2 मार्च में मेरे को क्या करना पड़ेगा? 3 दिन ग्रेस ऐड करने पड़ेंगे। तो मेरी जो नेट डेट आएगी वो आएगी 5 मार्च 22। 5 मार्च, सॉरी। क्या ये बात समझ में आ रही है? आप मुझे करके बताइए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बोलूं कि हमारी जो डेट है वो है 1 जनवरी 22, और जो डेज हैं आपके वो है 90 डेज, तो आप मुझे बताइए मेरी ड्यू डेट क्या होगी? 1 जनवरी 22 और 90 डेज, ग्रेसेस जोड़ के सब कुछ। 4 अप्रैल। क्या सभी का यही आ रहा है? कैसे काउंट करा हमने? जनवरी में कितने? 30 लेंगे, फरवरी के 28, मार्च के 31, टोटल कितने हो गए ये? 89। तो अप्रैल का 1, तो 1 अप्रैल टोटल 90 डेज होते हैं। प्रैक्टिकली बात समझ रहे हो कि 1 अप्रैल को आप पेमेंट कर रहे होगे, लेकिन हमने कंसिडर कर लिया क्योंकि हमने फर्स्ट को कंसिडर नहीं किया था। तो बात तो वही हो गई ना, उसको कर लेते इसको नहीं करते। क्लियर है बात? सो कितने डेज हो गए ये? 90, और इसमें फिर 3 डेज ग्रेस के ऐड करेंगे तो हमारे पास डेट आ जाएगी 4 अप्रैल। क्लियर है? चलो आप मुझे बताओ, अगर मैंने बिल लिखा है 12 जुलाई को, 12 जुलाई 22 को लिखा है, 1 मंथ के लिए लिखा है, आप मुझे बताओ मेरी ग्रेस डेट, मेरी ड्यू डेट क्या होगी?
अगर मैं 12 जुलाई में एक मंथ ले लूं तो 12 और फिर इसमें ग्रेस ऐड कर लूं 3 डेज, तो क्या मिलेगा मुझे? 15 अगस्त। ये जो बिल की पेमेंट होती है वो कौन करता है? जो बिल की ड्यू डेट है इसकी पेमेंट कौन करता है? ड्रॉई करता है, लेकिन ड्रॉई खुद कैश में करेगा कि ड्रॉई का बैंक करेगा? तो ड्रॉई के बैंक अकाउंट के पास जाएगा पैसा लेने, तो क्या बैंक खुला मिलेगा आपको 15 अगस्त को? मिलेगा खुला? नहीं। क्यों? पब्लिक हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे है। तो कभी भी हमारी ड्यू डेट अगर नेशनल हॉलीडे आ रही हो तब हम क्या करेंगे? एक दिन बाद ले लेंगे? नहीं बेटा, पहले से पता था ना कि 15 अगस्त को छुट्टी रहेगी, तो एक दिन पहले, तो इसकी ड्यू डेट जो होगी वो 15 अगस्त ना होकर 14 अगस्त होगी। मतलब अगर हमारा ग्रेस ऐड कर कर जो डेट आती है वो एक पब्लिक हॉलीडे आती है। व्हाट इज पब्लिक हॉलीडे? जो ऑलरेडी नोन रहता है, पहले से पता रहता है, उसको हम बोलेंगे पब्लिक हॉलीडे। आपको पता है क्रिसमस कब आता है, आपको पता है गांधी जयंती कब आता है, आपको पता है होली ईद कब आने वाली है, दिवाली कब आने वाली, पहले से ही डिसाइडेड रहता है ना, कि अचानक से गवर्नमेंट डिक्लेयर करती कल होली मनाएंगे। ऐसा कुछ तो होता नहीं है, पहले से पता रहता है। लेकिन अचानक से एक चीज डिक्लेयर होती है कि कल से लॉकडाउन रहेगा, है ना? तो अगर ऐसे सडन हॉलीडे हो जाए तो तब एक दिन बाद, और एक दिन बाद भी हॉलीडे है तो, और एक दिन बाद भी हॉलीडे है तो, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे कभी तो आएगा, भले 2 साल बाद ही क्यों ना आए, है ना? आया ना कोरोना के बाद भी वर्किंग डे। ठीक है, तो अगर सडन हॉलीडे हो जाता है तो, सडन हॉलीडे हो जाता है तो नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट वर्किंग डे। अच्छा, अगर मैं बोलूं पब्लिक हॉलीडे पड़ता है, तो आपने बोला एक दिन पहले। सपोज दिवाली थी ट्यूसडे को, ट्यूसडे इज द हॉलीडे। एक दिन पहले मंडे, मंडे को भी हॉलीडे था। दिवाली के 2 दिन हॉलीडे रहते हैं, 5 दिन रहते हैं। आपने कहा और एक दिन पहले संडे, संडे भी बंद है, फिर सैटरडे। बेटा ऐसे करोगे तो दिक्कत में नहीं आ जाएगा सामने वाला? 3 महीने का आपने उधारी दिया था, 3 महीने का आपने उधारी दिया था, आपकी ड्यू डेट आ रही है ट्यूसडे को, आपने 3 दिन उसको ग्रेस दिए थे, बट 3 दिन ग्रेस क्या बोल रहे हो? ट्यूसडे को हॉलीडे एक दिन पहले, मंडे को हॉलीडे एक दिन पहले, संडे को हॉलीडे एक दिन पहले, तो सैटरडे को ले लेते हैं, तो उसके ग्रेस तो गए। तो ऐसा नहीं होगा। अगर हमारे पास किसी दिन पब्लिक हॉलीडे पड़ता है तो एक दिन पहले, एक दिन पहले भी पब्लिक हॉलीडे तो और एक दिन पहले, लेकिन उसके पहले भी हॉलीडे तो फिर आप नेक्स्ट वर्किंग डे। मतलब अगर ट्यूसडे को हॉलीडे था तो आपने बोला मंडे, मंडे को भी हॉलीडे था तो आपने बोला संडे, बट संडे हॉलीडे है तो वेडनेसडे, फिर नेक्स्ट वर्किंग, फिर तो कभी ना कभी आएगा नेक्स्ट वर्किंग डे। तो जो भी वर्किंग डे आएगा बिजनेस डे आएगा। समझ रहे हैं बात को? सो पीछे जाते वक्त आपको पूरे ग्रेस खत्म नहीं करने। अगर जिस दिन पब्लिक हॉलीडे पड़ गया तो आप वाला दिन खत्म करो, पीछे वाला दिन ले लो, पीछे वाला दिन भी खत्म हो गया तो एक और दिन पीछे ले लो, 2 दिन ग्रेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी है तो सारे ग्रेस डेज खत्म नहीं करते हैं, नेक्स्ट वर्किंग डे पे चले जाना है। बात समझ में आ गई? क्लियर है अच्छे से? ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं आपको एक बोलूं कि मैंने एक बिल लिखा है 27 जुलाई को और 2 महीने के लिए बिल लिखा है, 2 मंथ्स के लिए, तो आप मुझे बताओ उसकी ड्यू डेट क्या होगी? 27 जुलाई को मैंने बिल लिखा है 2 महीने के लिए, इसकी ड्यू डेट क्या होगी? सत्ताईस जुलाई से 2 महीने जोड़ेंगे तो अगस्त सितंबर, 2 महीने तो आ गए ऐसे। अब करस्पॉन्डिंग डेट पर इसमें 3 दिन ग्रेस जोड़ो तो क्या डेट मिलेगी? 30 सितंबर, 30 सितंबर 22। समझ रहे हैं बात को? बट 30 सितंबर भी हॉलीडे होता है। क्या होता है उस दिन? चार्टेड अकाउंटेंट के लिए हॉलीडे होता है। चार्टेड अकाउंटेंट को पता होना चाहिए 30 सितंबर इज द क्लोजिंग डे ऑफ द क्लोजिंग डे फॉर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी नहीं बोलूंगा, रिटर्न्स। जितनी भी कंपनीज होती हैं वो उनको रिटर्न्स फाइल करनी होती है 30 सितंबर को। कभी आप 30 सितंबर को बैंक जाकर देखना, आपको कोई ट्रांजेक्शन करने नहीं मिलेगा। सब बैंक तो खुला रहता है, हाँ बैंक खुला रहता है, बैंक ओपन रहेगा, लेकिन पब्लिक के लिए बंद रहेगा। उस दिन सारे बैंक ऑफिशियल्स जो होते हैं वो अपना अकाउंटिंग क्लोज कर रहे होते हैं, मतलब रिटर्न्स वगैरह का काम कर रहे होते हैं। तो 30 सितंबर जो होता है एक प्रकार से हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब नॉर्मल ट्रांजेक्शन के लिए बैंक बंद रहता है। तो 30 सितंबर एक फिक्स हॉलीडे है। अगर इस दिन डेट निकल कर आएगी तो एक दिन पहले 29 सितंबर। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है ये बात? इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं, यहां ध्यान देना, अगर मैंने आपको बोला, या सपोज डायरेक्टली बोल दे रहा हूं मैं आपको
कि अगर मेरी किसी बिल की ड्यू डेट आ रही है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को क्या होता है? अप्रैल फूल। 1 अप्रैल, क्या 1 अप्रैल को बैंक नहीं खोलते क्या? बैंक खोलते हैं। आप बैंक जाओगे लेकिन आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे 1 अप्रैल को। अगेन ये ओपनिंग डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है, जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन होते हैं, तो इस दिन भी बैंक वर्क कर रहा रहता है, लेकिन पब्लिक के लिए बैंक ऑफ रहता है। तो इसलिए अगर हमारे पास 1 अप्रैल भी डेट आती है तो वो डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे है फॉर दिस चैप्टर। ठीक है ना? पब्लिक हॉलीडे मतलब कोई त्योहार नहीं है, एक फाइनेंशियल त्योहार है ऐसा बोल सकते हो, जिसके लिए बैंक काम नहीं करेगा, आपका ट्रांजेक्शन्स को वो मीट आउट नहीं करेगा। कोई चेक होगा अगर 1 अप्रैल का, तो 1 अप्रैल को वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उस दिन बैंक कोई भी ट्रांजेक्शन पब्लिक का नहीं करता है। समझ में आ रही है बात? सो 1 अप्रैल के पहले वाली डेट 31 मार्च, तो अगेन ये नॉन हॉलीडे है, फिक्स्ड है, तो एक दिन पहले 31 मार्च, राइट? नहीं, उस दिन बैंक ओपन रहते हैं, बैंक सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, क्योंकि 31 मार्च के सारे ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड होंगे ना। सोचो किसी के ट्रांजेक्शन 31 मार्च के हो रहे होंगे तो क्या बैंक उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा? करेगा। 31 मार्च के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। 1 ऑफ अप्रैल को पब्लिक के लिए बैंक ऑफ रहता है। बात समझ में आ रही है? सो 1 ऑफ अप्रैल अगर कभी ड्यू डेट आएगी तो आपको एक दिन पहले लेना है। बाकी सारे हॉलीडेज नोन है। 26 जनवरी हमें नोन है, 2 अक्टूबर नोन है, ऑफ रहता है बैंक, 15 अगस्त नोन है, 25 दिसंबर नोन है। सारे संडेज जिसमें बैंक्स बंद रहते हैं वो नोन है। उसके अलावा जो अननोन है लेकिन नोन हो जाते हैं वो है दशहरा, दिवाली, होली, ईद, उन सबके डिसाइडेड हो जाती है इन डेट्स को। तो उन डेट्स को अगर प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ड्यू डेट आती है तो एक दिन पहले उसका मेच्योरिटी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब भी हम डेट्स वगैरह लेंगे और ऐसी कोई बात निकल कर आती है तो उस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? तो एक बार बुक में देख लो आप, असर्टेनिंग ड्यू डेट। सो इन केस ऑफ टाइम और टेन्योर बिल्स, अच्छा टाइम बिल्स और टेन्योर बिल्स, कुछ बिल ऐसे भी होते हैं जो मैं आगे डिस्कस भी करूंगा, जिसको हम बोलते हैं डिमांड बिल्स। क्या बोलेंगे हम उनको? डिमांड बिल। अभी जो मैं बात कर रहा था वो टाइम बिल की या टेन्योर बिल की बात कर रहा था, जिसमें कुछ ड्यूरेशन है। बट अगर डिमांड बिल है, डिमांड बिल मतलब कि उसमें डेट डिसाइडेड नहीं है, वो ऑन डिमांड है। उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है कि ये बिल ऑन डिमांड पे करना है आपको। ऑन डिमांड पे करना है मतलब कि आज अगर मैंने बिल लिखा, मैं कल भी उसको प्रेजेंट कर सकता हूं, परसों भी उसको प्रेजेंट कर सकता हूं, जब मैं डिमांड करूंगा तब मैं उसको प्रेजेंट कर सकता हूं। तो जब भी डिमांड बिल होंगे उसमें कोई ग्रेस डेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और डिमांड बिल की ड्यू डेट क्या होगी? जब उसको प्रेजेंट करा तब वो उसकी ड्यू डेट है। समझ रहे हैं बात को? सो इन केस ऑफ टाइम और टेन्योर बिल, अभी हम बात कर रहे हैं टाइम बिल की और टेन्योर बिल की, तो 3 डेज, जिसको हम डेज ऑफ ग्रेस बोलते हैं, आर एडेड टू ड्यू डेट टू अराइव एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी। अच्छा कभी कभी ना बुक्स में जब आप रीड करोगे तो ड्यू डेट और मेच्योरिटी डेट को आगे पीछे यूज कर लेते हैं। मैं ग्रेस डेज ऐड कर कर बोल रहा हूं, कौन सी डेट आ रही है? मेच्योरिटी डेट। या मैं बुक्स में कुछ क्वेश्चन में आप ऐसे देखोगे ग्रेस डेज ऐड करके कौन सी डेट आ गई? ड्यू डेट। तो ड्यू डेट और मेच्योरिटी डेट में कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली जो पीरियड होता है हमारा, पीरियड जितने महीने का पीरियड है, 2 महीने का, 3 महीने का, वो हमारी ड्यू डेट होती है। और ड्यू डेट में अगर हम डेज ग्रेस ऐड कर दें तो वो मेच्योरिटी डेट होती है। बट कभी कभी ग्रेस डेज ऐड करने के बाद भी टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं ड्यू डेट। बात समझ में आ रही है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक है? किसी सिचुएशन में हम उसको मेच्योरिटी डेट बोल दे रहे हैं तो भी सही है, किसी सिचुएशन में उसको ड्यू डेट बोल दे रहे हैं तो भी सही है। समझ में आई बात? क्लियर है? हाँ, कभी स्पेसिफिक हो कि बिना ग्रेस के बताओ क्या डेट है, तो फिर वो आपको पता है कि हम उसको ड्यू डेट बोलेंगे, और ग्रेस के बाद ऐड करके उसको हम क्या बोलेंगे? मेच्योरिटी डेट। समझ में आ रही है बात? इफ द ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, इफ द ड्यू डेट इज अ public holiday, the due date of bill shall be the preceding day. And if the due date is an emergency holiday, sudden holiday, the due date of the bill shall be the following day. In case of bill payable on demand, so date on which demand for payment is made. इसमें कोई ग्रेस वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर ये डिमांड बिल है तो जिस दिन प्रेजेंट करेंगे उसी दिन उसका पेमेंट करने की डेट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? एक कॉन्सेप्ट आप ये देख लो जो ऊपर लिखा हुआ है डिमांड बिल के बारे में। व्हाट इज डिमांड बिल? बिल which is payable as and when demanded by payee is known as demand bill. As and when demanded, जब वो डिमांड करेगा तब। वो 1 महीने में भी कर सकता है, 1 दिन में भी कर सकता है, 3 महीने में भी कर सकता है, अगर हमने डिमांड बिल करा है। समझ में आ रही बात? That means no specific period is specified. उसमें कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया है। उसमें लिख दिया है कि आप मुझे 10,000 पे करोगे ऑन डिमांड, आप मुझे 10,000 पे करोगे
ऑन डिमांड। अब अगर आज आपने उसको सिग्नेचर कर दिया, मैं डिमांड कल भी कर सकता हूं कि आपने साइन करता आज मुझे दो, मैं 6 दिन बाद भी कर सकता हूं, 2 महीने बाद भी कर सकता हूं, जब प्रेजेंट करूंगा तब आपको उसको पे करना है। यूजेंस बिल और टाइम बिल भी हमने देखा। यूजेंस बिल या टाइम बिल, यूजेंस बिल या टाइम बिल एक ऐसा बिल होता है जो एक सर्टेन पीरियड जो कि स्पेसिफाइड होता है बिल में, लिखा हुआ रहता है, उसके बाद पे करना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल आफ्टर 30 डेज और आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब टाइम लिखा है तो क्या बोल रहे हैं हम उसको टाइम बिल, टाइम नहीं लिखा है तो क्या बोल रहे हैं उसको डिमांड बिल। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सच पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम। अच्छा, एक बात समझने वाली है कि जो हमारा पीरियड होता है, जैसे आज मैंने बिल लिखा 1 को, आज मैंने लिखा, आज मैं जबलपुर में हूं, मैंने एक पर्सन को उधार में सामान बेचा था जो कटनी में रहता है, तो मैंने बिल लिखा आज और उसको कटनी भिजवा दिया। कटनी पहुंचा वो 2 तारीख को, 2 फरवरी को, और 2 फरवरी को उसने वो बिल को देखा और साइन कर कर वापस मुझे दे दिया। तो उसने उसको एक्सेप्ट किस दिन किया? 2 तारीख को। अब मैं डेज कहां से काउंट करूं? अगर 3 महीने का बिल था तो वो 1 तारीख से काउंट करूं कि 2 तारीख से काउंट करूं? क्यों 2 तारीख से? मैंने लिखा तो 1 तारीख से। उससे क्या मतलब मेरा, मैंने तो 1 तारीख को लिखा। हाँ तो साइन तो कर ही दिए ना उसने बाद में, 2 तारीख को एक्सेप्ट तो हो गया ना। अब मैंने उसको बोला भैया 3 महीने की उधारी, फोन पे बात हो गई, माल भेज दो, मैंने माल भिजवा दिया 1 तारीख को, साथ में उसका बिल भी भिजवा दिया, माल पहुंचा उसके पास 2 तारीख को। जब 1 तारीख को मैंने बिल बनाया था तो ऑलरेडी 60 दिन का बिल बनाया था, 60 दिन की उधारी का, तो 1 तारीख से काउंट करके 60 दिन का बिल बनाकर उसको भेज दिया था। उसने 2 तारीख को साइन करके वापस मुझे भिजवा दिया। मैंने डेट कहां से काउंट करी? 1 से कि 2 से? 1 से नहीं कर सकता, 1 से भी कर सकता हूं और 2 से भी कर सकता हूं, दो कॉन्सेप्ट है। अगर मैं 1 तारीख से काउंट करूंगा तो गलत नहीं है, इसको हम बोलते हैं बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट। इफ a person A has written a bill of exchange on a person B for 60 days after date, 60 days after date, तो ये बिल की जो काउंटिंग होगी वो जिस दिन हमने बिल लिखा है वहीं से होगी। सपोज आज मैंने बिल लिखा है 1 तारीख को और मैंने मुंबई में किसी पर्सन को वो बिल भिजवाया है, 7 दिन बाद पहुंचा है, 7 दिन बाद वो उसको देख रहा है, बिल था 30 दिन का, तो भी मैं 1 तारीख से ही काउंट करूंगा अगर बिल आफ्टर डेट है, अगर बिल आफ्टर डेट है। लेकिन अगर बिल में लिखा हो आफ्टर साइट, आफ्टर साइट, तो आफ्टर साइट वाला बिल मतलब देखने के बाद, प्रेजेंटमेंट के बाद से डेज काउंट करेंगे। तो अगर ये बिल आफ्टर डेट है तो मेरे डेज कहां से काउंट होने वाले हैं? 1 तारीख से। अगर ये बिल आफ्टर साइट है तो कहां से काउंट होने वाले हैं? 2 तारीख से। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या बोला है। क्या बात समझ में आ रही है? बिल आफ्टर डेट का मतलब आफ्टर डेट ऑफ ड्रॉइंग, जिस दिन लिखा उस दिन, और बिल आफ्टर साइट मतलब साइट मतलब देखने के बाद, ठीक है ना। तो ये दो बातें दी हुई हैं आपको, देखो ध्यान से कि सच पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ बिल और द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। जिस दिन बिल लिखा है या जिस दिन बिल ड्रॉ किया है उसी दिन से काउंट कर सकते हैं। और द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस भी हो सकती है, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। ये वाला बिल जो होता है ये बिल होता है आफ्टर डेट। ये वाला बिल कौन सा होता है? आफ्टर डेट। वहीं पे लिख लो आप बाजू में आफ्टर डेट। और ये होता है आफ्टर साइट, आफ्टर साइट। तो आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट, बात समझ में आ रही है? ये छोटी छोटी बातें हैं जो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमें अच्छे से ध्यान रखनी है कि बिल आफ्टर साइट तो नहीं है, बिल आफ्टर डेट तो नहीं है, वो दिया हुआ रहेगा। अच्छा, आफ्टर साइट और एट साइट में डिफरेंस है क्या? बिल एट साइट और बिल आफ्टर साइट, दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल एट साइट और बिल आफ्टर साइट। बिल एट साइट का मतलब है डिमांड बिल। बिल एट साइट मतलब जब प्रेजेंट करेंगे तब देना पड़ेगा, बिल एट साइट। और बिल आफ्टर साइड में एक टाइम बिल है, बिल आफ्टर साइड इज अ टाइम बिल, उसमें टाइम लिखा होगा लेकिन टाइम कहां से काउंट करेंगे? प्रेजेंटमेंट के बाद से। तो आफ्टर साइड और एट साइड में भी अंतर है। एट साइड तो टाइम बिल ही नहीं है, बिल एट साइड कैसा बिल है? डिमांड बिल है। बिल एट साइट मतलब जब प्रेजेंट करेंगे तब देना पड़ेगा। बट बिल आफ्टर साइट, तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को समझ के चलना है आपको। बिल आफ्टर साइड लिखा है मतलब जिस दिन हमने देखा है बिल को उस दिन के बाद से हम अपना स्पेसिफाइड पीरियड काउंट करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? as may be mentioned in the bill while calculating due days 3 days of grace are added। अच्छा, ये बात ध्यान रखो, हमेशा डिमांड बिल में डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होंगे। डेज ऑफ ग्रेस किस में ऐड होंगे? टाइम बिल में, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होगा उसमें। क्लियर है? इतनी बात आ गई समझ में आपको? देन एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इस कॉन्सेप्ट को समझो फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल।
देखो क्या बोल रहे हैं, एन एक्ट ऑफ सेलिंग ऑफ अ बिल टू अ बैंक और सम अदर पर्सन टू ऑब्टेन पेमेंट फॉर इट बिफोर इट्स मेच्योरिटी। मैंने कोई क्लास में भी करवा दिया है वैसे, कि जब आप बिल हमारे पास जो होता है उसको क्या करवा ले हो आप, डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग कराने का मतलब वो बिल आप किसी पर्सन को दे रहे हो और बदले में उससे पैसे ले रहे हो, उसकी मेच्योरिटी डेट अभी आई नहीं है, मेच्योरिटी डेट से पहले ही आप उससे पैसे ले रहे हो, तो वो पैसे फ्री में नहीं देने वाला, कुछ उसमें से वो डिडक्ट कर लेगा, उस डिडक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंटिंग। क्या बात आ रही समझ में? सो अगर हम डिस्काउंटिंग करवाते हैं तो किससे करवा सकते हैं, बैंक से करा सकते हैं या किसी भी कोई पर्सन से करा सकते हैं जो वो हमें डिस्काउंट काट के पैसे दे दे। समझ में आ रही बात? तो इट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। तो एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बैंक चार्जेस द डिस्काउंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ बिल। अगर हम लोग डिस्काउंट करवाते हैं तो बैंक क्या चार्ज करता है हमसे, डिस्काउंटिंग चार्जेस चार्ज करता है अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल के लिए। अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल के लिए आज मेरे पास एक बिल मिला 3 महीने का, 1 महीने तक तो उसको मैंने अपने पास रखा रहा, 1 महीने बाद मुझे जरूरत पड़ी पैसों की, मुझे पता है कि ये पैसे मुझे 2 महीने बाद और मिल जाएंगे। बिल कितने महीने का था, 1 महीना हो चुका है, और कितने महीने बाद मिल जाएगा, 2 महीने बाद। तो मैं गया बैंक के पास, मैंने बैंक को बोला कि भैया ये पैसा मुझे मिल जाएगा 2 महीने बाद, आप मेरे को पैसा काट के दे दो। तो बैंक कितने महीने का डिस्काउंट काटेगा, 3 महीने का कि 2 महीने का, 2 महीने का, क्योंकि अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना है बिल का, ऑल दो बिल 3 महीने का लिखा था, लेकिन डिस्काउंट कितने महीने का काटा जाएगा, 2 महीने का। 3 महीने का बिल था, आप 2 महीने बाद बैंक के पास जा रहे हो, तो बैंक कितने महीने का डिस्काउंट काटेगा, 1 महीने का। ये बात आ रही है समझ में? तो जिस भी दिन हम डिस्काउंट करवाते हैं उस दिन से आपको देखना है कि टेन्योर कितना बचा हुआ है बिल का, उतने समय के लिए बैंक क्या करेगा, डिस्काउंट ले लेगा आपसे। क्लियर है ये बात? एंड सच अ डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस फॉर द सेलर एंड गेन टू द परचेजर। ठीक ना? एंड गेन टू द परचेजर नहीं बोलेंगे बेटा, सच अ डिस्काउंट परचेजर इन द सेंस यहां पर बैंक हो रहा है, ठीक है ना, ये जो सेल कर रहा है ना आपने बिल, वो बैंक को सेल कर रहा है, तो बैंक इज द परचेजर ऑफ योर बिल, नॉट दैट परचेजर जिससे आपने गुड्स, जिसको आपने गुड्स बेचे हैं। बात समझना, यहां पर जो परचेजर है वो कौन है, जिसको आप बिल बेच रहे हो। बिल किसको बेच रहे हो, एक प्रकार से बैंक को बेच रहे हो या किसी और पर्सन को बेच रहे हो, तो वो परचेजर है, उसके लिए तो फायदा ही है ना। जिससे बिल डिस्काउंट कराया वो आपके लिए एक प्रकार का परचेजर है। परचेजर वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना कि ये परचेजर वो परचेजर नहीं जिसको आप गुड्स बेचते हो या जो आपसे गुड्स खरीद रहा है। समझ रहे हैं बात को? सो ये परचेजर कौन है, बैंक, या जो भी जिससे भी आपने डिस्काउंट कराया। क्लियर है? चलिए एक काम करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं और वहां से हम देखते हैं। एंडोर्समेंट के क्वेश्चंस पहले हैं अभी आपको। एक क्वेश्चन रिन्यूअल का भी कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आपको नहीं दिए हुए हैं, बेसिक क्वेश्चन नहीं है डायरेक्टली। क्या है हमारे पास कि, चलो एक ही क्वेश्चन दिख गया वैसे मुझे, ये क्वेश्चन हम अभी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 7 पर। ए ड्रॉज अपॉन बी 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹3000, ₹2000 एंड ₹1000 रिस्पेक्टिवली। मतलब ए ने बी के ऊपर 3 बिल ड्रॉ करे हैं, एक 3000 का, एक 2000 का और एक 1000 का। अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, हिज फर्स्ट बिल वॉज म्यूचुअली कैंसिल्ड। इसका क्या मतलब हुआ? म्यूचुअली कैंसिल्ड मतलब दोनों ने आपस में डिसाइड करा कि ये वाले बिल को हम कैंसिल कर रहे हैं। जब भी बिल लिखते हैं और उसके बाद वो कैंसिल होगा तो उसको हम डिसऑनर ही बोलेंगे। इस फैक्ट को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि ये बिल कैंसिल हुआ है, डिसऑनर हुआ है। ठीक है? देन बी एग्रीइंग टू पे 50% ऑफ द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ₹100 ही एक्सेप्टेड अ फ्रेश बिल ड्रॉन बाय ए। तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमने डायरेक्टली डिस्कस नहीं करें, बट इस क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूंगा, आपको समझ में आ जाएंगे। बात समझना, पहला वाला बिल एक हफ्ते बाद क्या हुआ, म्यूचुअली कैंसिल्ड हुआ, मतलब डिसऑनर्ड हुआ। बदले में क्या हुआ, 50% पैसा सामने वाले ने दे दिया और बाकी बचे पर वो इंटरेस्ट के साथ एक नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो सीख रहे हैं। देन
दिस न्यू बिल वॉज एंडोर्स टू सी, और ये जो नया बिल था वो हमने सी को दे दिया. हु डिस्काउंटेड द सेम विथ हिज बैंकर फॉर ₹1500. ये जो नया बिल था जो हमने सी को दे दिया, किसको दे दिया? सी को दे दिया, जिसने अपने बैंक से जाकर उसको डिस्काउंट करवा लिया. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देन द सेकंड बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय ए एट 5%. जो दूसरा बिल था, दूसरा बिल कितने बिल का था? 2000 रुपए का. क्वेश्चन समझना है, दूसरा बिल कितने का था? 2000 रुपए का. इस बिल का क्या करा इन्हें? डिस्काउंट करवा दिया 5% पे. द बिल ऑन मेच्योरिटी वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड. नोटिंग चार्जेस लगे 30 रुपीज के. ये जो बिल था जिसको हमने डिस्काउंट करवा लिया था वो वाला बिल मेच्योरिटी पे डिसऑनर्ड हो गया, और नोटिंग चार्जेस भी लग गए 30 रुपए के. द थर्ड बिल वॉज ड्यूली रिटेन्ड टिल मेच्योरिटी व्हेन इट वॉज ड्यूली मेट. और थर्ड बिल जो था वो हमने मेच्योरिटी तक रखा हुआ था, और थर्ड बिल मेट हो गया. बात समझ में आई? क्वेश्चन पढ़कर समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में क्या हुआ है? ए ने बी के ऊपर 3 बिल लिखे हैं. पहले बिल का क्या किया? एक हफ्ते बाद उसको कैंसिल किया और एक नया बिल लिख लिया. 50% कैश लिया और बाकी बचे हुए 50% के इंटरेस्ट के साथ एक नया बिल लिख लिया. दूसरे बिल का क्या किया? अच्छा, ये पहले वाले बिल को एंडोर्स भी कर दिया सी को, जिसने सी ने डिस्काउंट करवा दिया. दूसरे बिल का क्या हुआ? डिस्काउंट कराया, लेकिन ये वाला बिल मेच्योरिटी पे क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया. और तीसरे बिल का क्या किया? वो मेच्योरिटी पर ऑनर्ड हो गया. अब ये सारी बातों को लेकर गिव द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए. ए की बुक्स में कैसी अकाउंटिंग होगी, क्या अकाउंटिंग करोगे इन द बुक्स ऑफ ए, वो हमें सीखना है. बात समझ में आ रही है? चलो लिखो मेरे साथ साथ. क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. In the books of A, in the books of A, journal entries. फर्स्ट जर्नल एंट्री, आप बता सकते हो मुझे कितने बिल लिखे ए ने बी के ऊपर? 3 बिल. कैसे लिखोगे आप उसको? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट. ठीक है ना? बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट. 3 बिल लिखे आपने. बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट एंड बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट. तो आप प्रैक्टिकली सोचो, लेजर अकाउंट बना रहे हो अगर आप, तो ये अलग अलग बिल है तो आप अलग अलग अकाउंट बना रहे हो. अभी बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट अलग है, बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट अलग है, बिल रिसीवेबल 3 अकाउंट अलग है. अलग अलग अकाउंट बनाया आपने. किससे लिखेंगे बिल आपने? टू डेटर का नाम बी, तो हमने लिखा टू बीस अकाउंट. पहला वाला बिल कितने रुपए का था? 3000. दूसरा 2000. तीसरा 1000. टोटल 6000. तो पहली एंट्री हो गई. आपने नरेशन लिखो आप. बीइंग बिल ड्रॉन बाय बिल ड्रॉन ऑन बी. ओके, सो एंट्री क्लियर है? ठीक है ना? सिंपल एंट्री. अब आप मुझे बताओ, डेट्स वगैरह दी नहीं है क्वेश्चन में ना. ड्यू डेट, किस दिन बिल लिखा, कितने महीने का बिल लिखा, वो सब कुछ भी नहीं दिया. इसलिए हम सीरियल नंबर लिख रहे हैं, नहीं तो डेट के साथ लिखना पड़ता. फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई डेट नहीं दी है. पहला बिल कितने महीने का था, दूसरा बिल कितने महीने का था, तीसरा बिल कितने महीने का था, कब उसकी मेच्योरिटी डेट है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है. सिर्फ आपको एंट्रीज बतानी कि कैसे कैसे अकाउंटिंग उसकी होती. पहले वाले बिल का क्या किया आपने? कैंसिल हो गया ना. पहला वाला बिल कैंसिल हो गया. कैंसिल हो गया मतलब डिसऑनर, मतलब रिवर्सल तो करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपने एक अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है. बिल रिसीवेबल का अकाउंट आपने ओपन करके रखा है, उसको क्लोज तो करना पड़ेगा. तो क्लोज करने के लिए हमारी एंट्री क्या होगी? डेटर का नाम बोलो बेटा, डेटर का नाम बोलो. 20 अकाउंट डेबिट, 20 अकाउंट डेबिट. नरेशन लिखा फर्स्ट का आपने सबने? नरेशन लिखना है. डेट 20 अकाउंट डेबिट टू
बिल्स रिसीवेबल वन अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल वन अकाउंट, कितने रुपए का बिल था ये? 3000 का। तो पहले आपने ये क्या करा, डिसऑनर हो गया, या जो लैंग्वेज दी हुई है ना आपको, आप वैसे ही नरेशन लिखना, बीइंग फर्स्ट बिल म्यूचुअली कैंसिल्ड, बीइंग फर्स्ट बिल म्यूचुअली कैंसिल्ड। बात आ रही है समझ में? अब आप मुझे बताओ, जब ये फर्स्ट बिल कैंसिल हो गया तो बदले में क्या मिला? 50% कैश मिला, तो एंट्री क्या करोगे आप? बोलो। कैश अकाउंट डेबिट, आप बैंक वर्ड भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैश और बैंक दोनों यूज कर सकते हो। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीस अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट, कितना मिल गया आपको? 1500। ठीक है, आपने ये एंट्री कर ली, 1500 रुपीज आपको मिल गया। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी एट द रेट 50% ऑफ ₹3000। क्या ये बात समझ में आ रही है? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी एट द रेट 50% ऑफ ₹3000। देन क्या हुआ? अब बात समझने वाली है। उसने क्या बोला, मैं इंटरेस्ट के साथ दूंगा। वो जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, क्या वो आपके लिए इनकम है? बचा हुआ 1500 पर क्या मिलने वाला है आपको? ब्याज। तो वो जो इंटरेस्ट है वो क्या है आपके लिए? इनकम है। तो अगर कभी भी हम किसी ड्रॉई के ऊपर बिल जब लिखते हैं इंटरेस्ट के साथ, तो पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। ड्यू करेंगे मतलब हम अपना इंटरेस्ट अराइज करें पहले, कि हमें इंटरेस्ट भी मिलना बाकी है, इंटरेस्ट हमारी इनकम है, और देन फिर हम साथ में बिल लिखेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट अगर आपके लिए इनकम है तो वो डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी? क्रेडिट होगी, क्योंकि इनकम का नेचर क्रेडिट होता है। और किससे मिलना बाकी है? ये 20 से। तो ड्यू करने की एंट्री क्या बनी? 20 अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। जितना इंटरेस्ट है पहले आप ड्यू कर रहे हो, 20 अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ही हमारी इनकम है जो क्रेडिट कर ले रहे हैं हम, इंटरेस्ट अकाउंट। कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? 1500 का दिया था ना परसेंट, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? 100 दिया था अमाउंट। मेरे को 5% कुछ ध्यान आ रहा है, उसे डिस्काउंट करवाया था। ओके, प्लस इंटरेस्ट ₹100, ही एक्सेप्टेड अ फ्रेश बिल। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा, इंटरेस्ट को ड्यू कर लिया। सो 20 अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कितने रुपए से? नरेशन क्या होगा इसका? बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। तो ये ड्यू की एंट्री समझ में आई आपको, कि जब भी हम बिल लिखेंगे विथ इंटरेस्ट तो हमेशा हमें देखना पड़ेगा कि हमें इंटरेस्ट ड्यू करना है। पीछे क्लियर हो रहा है? चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या हुआ आपने। अब आप लॉजिकली एंट्रीज में भी देखोगे ना, कि पहले बी से लेना कितना था हमें, इस बिल का 3000 हमने क्रेडिट करके रखा था, बाद में वापस हमने डेबिट कर दिया। 3000 रुपए लेने हैं मुझे बी से, 3000 रुपए लेने थे, तो ऑलरेडी उसने 1500 रुपए मुझे दे दिए, तो अभी भी कितने लेने हैं? 1500 और लेने हैं, लेकिन आपने और डेबिट कर दिया 100 रुपए, तो आप कितने लेने हैं? 1600 रुपए ले। 1600 रुपए के लिए आपने क्या लिखा? बिल लिखा। तो एंट्री क्या बनेगी? बिल्स रिसीवेबल, आप अकाउंट 4 यूज कर लेना, बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल 4 अकाउंट टू 20 अकाउंट, कितने रुपए से? 1600 से। तो कहीं ना कहीं जो 3000 का ट्रीटमेंट था बिल का, वो कंप्लीट हुआ यहां पर, कि आपने एक नया बिल लिख लिया, कितने का? 1600 का। क्लियर है ये बात? तो डाउट है? पॉइंट क्लियर है ना मुस्कान? कौन सा? आपने बी को बोला कि ए जो है बी के ऊपर बिल लिखेगा इंटरेस्ट के साथ, तो इंटरेस्ट भी तो लेना बाकी है ना बी से,
तो लेना बाकी है मतलब बी के अकाउंट को पहले डेबिट तो कर लो, क्योंकि आपकी बुक्स में क्या बी अकाउंट डेबिट है अभी 100 रुपए से? नहीं, आप बिल लिख लोगे इंटरेस्ट के साथ तो बी तो था ही नहीं उतना, तो पहले बी को बढ़ा तो लो कि इंटरेस्ट भी लेना बाकी है। हाँ, इसकी कंबाइंड एंट्री भी की जा सकती थी कि हम डायरेक्टली एंट्री कर लें कि बिल लिखा हमने 1600 का, टू बी और टू इंटरेस्ट में डाल दिया बाकी, तो कंबाइंड फॉर्म में भी कर सकते थे। बट पहले ड्यू कर लिया और फिर बिल रिसीव कर लिया, इस तरीके से फाउंडेशन की बुक में दिया हुआ है तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो कंबाइंड फॉर्म में भी कर सकते थे। बात समझ में आ रही है? देन मुझे बताओ इस बिल का क्या किया आपने, यही वाले बिल का क्या किया आपने, सी को दे दिया, एंडोर्स कर दिया। एंट्री क्या होगी एंडोर्स करने की, सी को दे दिया अगर हमने तो सी इज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 4 अकाउंट। कितने का बिल था ये, 1600 का, तो 1600 का बिल चला गया, नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल एंडोर्स्ड टू सी। पॉइंट क्लियर है सबको? बिल हमने तो 1600 का बिल दिया है ना, इंटरेस्ट हमारी इनकम बुक हो चुकी है, हमारे अकाउंट में तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो चुका है। बात समझो, हमारी इनकम बुक हो गई है, वो लेना था मुझे किससे, बी से, और मेरे को देना होगा सी को, तो मैंने दे दिया, तो मेरे को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो मिल ही चुका है ना, इंटरेस्ट इनकम तो मैं बुक कर चुका हूं, मेरे पीएलए में वो जा चुका होगा। कैश जो है वो डायरेक्टली किसको मिल जाएगा, सी को, इनकम मेरी बुक हो गई है। बात समझ रहे हैं? तो ये हमने सी को एंडोर्स कर दिया, जिसको सी ने जाकर डिस्काउंट करा, तो सी ने डिस्काउंट कराया वो एंट्री सी करेगा, हम नहीं करेंगे। हम किसकी बुक्स बना रहे हैं, हम एक ही बुक्स बनाने। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमको सब बनता है सर, वहां पे आपने डिस्काउंट की भी एंट्री डाल दी, सी क्या डिस्काउंट करवाएगा उसकी भी एंट्री डाल दी। हम किसकी बुक्स कर रहे हैं, ए की बुक्स कर रहे हैं। तो ए ने क्या करा सिर्फ वो देखना है, तो ए ने सी को दे दिया। सेकंड बिल की बात करें, सेकंड बिल का क्या करा, सेकंड बिल का क्या किया ए ने, मैं एक एंट्री बोलो, सेकंड बिल की एंट्री बोलो। डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या होगी, बैंक से डिस्काउंट कराने की एंट्री। जब आप बैंक से डिस्काउंट कराओगे तो बैंक में आपके पास पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन बैंक पूरा पैसा नहीं देगा, कुछ डिस्काउंट काटेगा, तो डिस्काउंट जो काटेगा उसको डिस्काउंटिंग चार्जेस के नाम से डेबिट कर दिया हमने, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। और टू कौन सा बिल था ये, तो BR2 अकाउंट मैंने लिख लिया कि सेकंड वाला बिल दे दे। कितने का बिल था सेकंड वाला बिल, 2000 का। बैंक में कितना पैसा आएगा, क्या दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, द सेकंड बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय ए एट 5%। आगे पर एनम लिखा है क्या, पर एनम नहीं, अच्छा लिखा हुआ होता अगर पर एनम तो क्या करते सर, तो भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इस क्वेश्चन में टाइम ही नहीं पता है। अगर लिखा होता पर एनम तो भी हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि पर एनम लिखा होता तो जितने महीने का बिल है उतने महीने का लेते, लेकिन कितने महीने का बिल है वो नहीं बताया, तो फिर अज्यूम करते कि भैया पूरा ही लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लॉजिकली वो गलत भी हो जाता अगर पर एनम वर्ड लिखा होता, क्योंकि टाइम नहीं दे रहे तो फिर पर एनम क्यों लिख रहे हो, इसलिए उन्होंने पर एनम वर्ड नहीं लिखा है। अगर टाइम होता 3 महीने का बिल और पर एनम वर्ड लिखा रहता तो हम 3 महीने का ही निकालते। एक बात और समझो, टाइम लिखा है 3 महीने का, बिल कितने महीने का है, 3 महीने का, लेकिन 5% का रेट नहीं लिखा, पर एनम नहीं लिखा, तो वो बिल जो है वो बैंक 5% पे डिस्काउंट कर दे रहा है, भले वो 3 महीने का बिल हो या 2 महीने का बिल हो या 1 दिन का बिल हो, 5% ही लेंगे। प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चन में आप अभी देखोगे स्टडी मैट में या इस मैट में कि कहीं ना कहीं एरर है कि पर एनम वर्ड नहीं लिखा है, बट वहां पर वो लॉजिक हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि 1 दिन का भी बिल है या 1 महीने का बिल तो 5% सीधा मंथली वो पर एनम वर्ड के हिसाब से ही चलता है प्रैक्टिकल लाइफ में। बात समझ रहे हो मैंने क्या बोला, कि अगर पर एनम वर्ड लिखा हुआ रहेगा तो जितने पीरियड होता है उतने पीरियड का इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो जितना भी अमाउंट है डायरेक्टली 5%। अब मैं आपको बोलूं 1 लाख रुपए का बिल है, 5% का उसका डिस्काउंट फैक्टर है, 5% हम डिस्काउंट करा रहे हैं, बिल है 3 महीने का, तब क्या बोलोगे 1 लाख का 5%, कायदे से तो यही होगा। तो फाइनल एग्जाम में अगर ऐसा आता है कि पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो आप यही मानोगे कि वो पूरा 5% लगना है, बट अभी जब हम करेंगे क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन में एरर है, हम उसको सही करते हुए करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको होमवर्क भी दूंगा ना, तो आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल ऐसा होता नहीं है कि 5% ले लिया आपने सीधे बिल डिस्काउंट का, 2 महीने का 3 महीने का, ऐसा नहीं होता है, वो पर एनम से ही चलता है, ठीक है। इसलिए एग्जाम में आने के वैसे चांसेस ही नहीं रहेंगे कि आपको पर एनम वर्ड ना दे, पर एनम वर्ड डेफिनेटली देंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे बताओ एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। फिलहाल 5% पूरा पूरा लेंगे कि नहीं लेंगे,
लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं है कितने महीने का, तो पूरा 5%, 2000 का 5%, 100 रुपए। तो 100 रुपए हमारे डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गए, और बैंक कितना पे कर देगा हमें, 1900। नरेशन क्या होगा, being bill discounted with bank या by bank at the rate 5% of rupees 2000। कंप्लीट है। मैंने आपको बताया हुआ है कि नरेशन ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप एंट्री कर सको, तो बहुत बेटर रहता है कि being bill discounted of rupees 2000 at the rate 5%, खत्म। being bill discounted of rupees 2000 at the rate 5%। तो हमें समझ में आ गया कि ये एंट्री बनेगी। ये जो सेकंड बिल हमने डिस्काउंट करवाया, ये क्या मैच्योरिटी पे ऑनर्ड हुआ? क्वेश्चन ध्यान है ना, क्वेश्चन में क्या लिखा था, द सेकंड बिल वाज डिस्काउंटेड एट 5%, दिस बिल ऑन मैच्योरिटी वाज रिटर्न्ड डिसऑनर्ड, जिसमें नोटिंग चार्जेस भी लग गए 30 रुपए के। अब आप मुझे बताओ, ये जो डिस्काउंटेड बिल था, इसकी नोटिंग चार्जेस पे किसने किए होंगे? बैंक ने। और बैंक रिकवर किससे करेगा? हमसे। और हम किससे रिकवर करेंगे? ड्रॉई से। यहाँ पे ड्रॉई कौन है? बी, जिससे हमने बिल लिखा है, जिसके ऊपर बिल हमने लिखा है, तो हम बी से रिकवर करेंगे और हमें देना पड़ेगा बैंक को। बैंक को हम कितना देंगे? नोटिंग चार्जेस प्लस 1900 रुपए। नोटिंग चार्जेस प्लस 1900 की नोटिंग चार्जेस प्लस 2000 पूरे? 2000 पूरे। ऐसा नहीं कि डिसऑनर्ड हो गए तो बैंक डिस्काउंट छोड़ देगा, बैंक पूरा लेगा 2000 प्लस उसके नोटिंग चार्जेस भी लेगा। समझ में आ रही बात? तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? बता मुस्कान, एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, वह डिस्काउंट हो रहा है, बैंक दे भी देगा। महक, आस्था, सरलीन, सेजल, यहां से काजल, आपका बिल जब डिसऑनर्ड होता है, मैंने आपको डिसऑनर की लास्ट क्लास में एंट्री बताई, जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो आपका डेटर डेबिट होगा ही होगा। हमारा डेटर कौन है यहाँ पर? बी। तो बी से आप सिर्फ बिल लोगे कि नोटिंग चार्जेस भी लोगे? नोटिंग चार्जेस किसके लिए खर्चा, हमारे लिए कि बी के लिए? तो नोटिंग चार्जेस का नाम जो डेबिट होगा वो हमारी बुक्स में डेबिट होगा कि बी की बुक्स में डेबिट होगा? हमारी बुक में डेबिट नहीं होगा, क्योंकि नोटिंग चार्जेस हमारे लिए खर्चा नहीं है, हम सिर्फ रिकवर कर रहे हैं किससे? बी से। तो बी डेबिट होगा, सिंपल सी बात है ना, बीस अकाउंट डेबिट, बीस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 2030 से। क्या ये बिल मेरे पास था? नहीं, बिल तो बैंक के पास था, तो मुझे बैंक को पे करना पड़ेगा। और बैंक को मैं कितना पे करूंगा? पूरा 2030। तो टू बैंक, मेरा बैंक अकाउंट निकल जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2030 से। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? किसको डाउट है इस पॉइंट में? किसी को डाउट है? प्रज्ञा, डाउट है? क्लियर है? समझाओ फिर। सिर्फ नरेशन में लिख के बता देंगे, क्योंकि नोटिंग चार्जेस, सोचो ना, नोटिंग चार्जेस पे किसने करे? बैंक ने। बैंक के पास था ना, वो डिसऑनर्ड हुआ तो बैंक पे करेगा, लेकिन बैंक हमसे मांगेगा, तो हमने दे दिए बैंक को। और हम किससे मांगेंगे? बी से। तो हमने ड्यू कर लिया बी से कि लेना बाकी है। क्या नोटिंग चार्जेस कहीं भी मेरे अकाउंट में आना चाहिए? नॉमिनल अकाउंट है नोटिंग चार्जेस, और नॉमिनल अकाउंट वो मेरा खर्चा ही नहीं है। क्या मेरा खर्चा है वो? क्या मैं बियर करूंगा उस खर्चे को? नहीं, तो मेरे बुक्स में वो डेबिट हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात? नोटिंग चार्जेस के नाम से आप कभी भी अपनी ड्रॉअर की बुक्स में डेबिट कर ही नहीं सकते, क्योंकि नोटिंग चार्जेस कभी भी खर्चा, भले पे भी किया हो ड्रॉअर ने, कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमने रिटेन करके रखा था मैच्योरिटी पे, इसमें पेमेंट भी करी है, लेकिन तो भी खर्चा नहीं है वो मेरा, वो सिर्फ मैं पे कर रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉई, तो लूंगा तो मैं ड्रॉई से ही। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? क्योंकि जब मैं चेक करता हूं ना, ये बताने के बाद भी मेरे को दिख जाते हैं नोटिंग चार्जेस कहीं कहीं ड्रॉअर की बुक्स में, तो कान खोल के सुन लो अच्छे से कि ड्रॉअर के बुक्स में नोटिंग चार्जेस आ ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ? द थर्ड बिल वॉज रिटेन टिल मेच्योरिटी व्हेन इट वॉज ड्यूली मेट। तो मेच्योरिटी पे मेट हो गया थर्ड बिल, तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू BR3। बिल चला गया और बदले में पैसा आ गया। कितने का बिल था? 1000 का। बीइंग बिल मेट ऑन मैच्योरिटी, बीइंग बिल मेट ऑन मैच्योरिटी। क्या बात समझ में आई? एंट्रीज क्लियर है सारी? बनेगा, दोबारा करते? क्लियर है अच्छे से? न्यू स्टूडेंट्स को आ रहा है समझ में बिल ऑफ एक्सचेंज? ठीक है,
फर्स्ट क्लास आपको मैं आज दे दूंगा लिंक वगैरह, तो वो भी देख लेना कि फर्स्ट क्लास में हमने क्या एंट्रीज देखी थी, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं किसी पॉइंट में? सबको क्लियर है अच्छे से? चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। चलिए, एक कॉन्सेप्ट है रिन्यूअल ऑफ बिल। एक कॉन्सेप्ट है रिन्यूअल ऑफ बिल। क्या मतलब होगा रिन्यूअल ऑफ बिल? ड्रॉअर जब ड्रॉई के ऊपर बिल लिखता है तो एक मेच्योरिटी डेट आती है, देना तो पड़ेगा, ठीक है ना। और उस मेच्योरिटी डेट आने से पहले या मेच्योरिटी डेट के दिन ड्रॉई जो है वो रिक्वेस्ट करता है ड्रॉअर को कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, बट ऐसा नहीं कि मैं दूंगा नहीं आपको, एक काम करो आप कि एक नया बिल लिख लो आज मेरे ऊपर। तो ड्रॉअर बोलेगा क्या मैं यही काम करता रहूंगा? 3 महीने का बिल लिखा, 3 महीने बाद बोल रहे फिर 2 महीने का बिल लिख लो, फिर 2 महीने बाद बोलोगे फिर 2 महीने का बिल लिख लो, तो ऐसे लिखता रहूंगा क्या? तो ड्रॉअर बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं है, आप मेरे ऊपर बिल लिख लो और ब्याज भी ले लो, जो जो अगले 2 महीने बाद मैं आपको पैसा देने वाला हूं उस 2 महीने का आप इंटरेस्ट ले लो। समझ रहे हैं बात को? सो जब भी रिन्यूअल ऑफ बिल होता है तो पुराना वाला बिल पहले कैंसिल होता है, पुराना वाला बिल पहले कैंसिल होता है और फिर एक नया बिल लिखा जाता है और नया बिल इंटरेस्ट के साथ लिखा जाता है। जैसा मैंने अभी इस केस को जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें भी किया कि पुराना वाला बिल कैंसिल हुआ था पहला और फिर इंटरेस्ट ड्यू किया था और इंटरेस्ट ड्यू करने के बाद साथ में एक नया बिल लिखा था। बात समझ में आ रही है? सो जब भी रिन्यूअल ऑफ बिल होगा, जब भी रिन्यूअल ऑफ बिल होगा तो ओल्ड बिल कैंसिल होगा, इंटरेस्ट की बात डेफिनेटली होगी होगी, रिन्यूअल फ्री में नहीं होता है। तो इंटरेस्ट अगर हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इंटरेस्ट किसके लिए इनकम है? ड्रॉअर के लिए इनकम है और ड्रॉई के लिए एक प्रकार का एक्सपेंस है। तो ड्रॉई की बुक्स में भी क्या होगा वो भी हम देखेंगे और ड्रॉअर की बुक्स में भी क्या होगा वो भी हम देखेंगे इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ अ बिल। बात समझ में आ रही है? तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ध्यान दो। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर 2016। अब यहां पर डेट भी चल रही है। 1 सितंबर 2016 को हमने 1,06,000 के गुड्स सोल्ड करे हैं। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड 3 months बिल, और प्रीतम में 3 महीने का बिल एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया मतलब साइन कर कर रिटर्न दे दिया, साइन कर कर दे दिया। लिखता कौन है? ड्रॉअर। साइन कौन करता है? ड्रॉई। तो यहां पर ड्रॉअर कौन है? विजय। और प्रीतम कौन है? ड्रॉई। ठीक है ना। देन ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months। प्रीतम ने ड्यू डेट के दिन रिक्वेस्ट करा कि एक फ्रेश पीरियड के लिए इसको रिन्यू कर दो। विजय एग्रीज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट द रेट 9%। अगेन 9% बस लिखा हुआ है, तो 2 महीने के लिए पूरा 9% ले लोगे उससे, तो प्रैक्टिकली ये फीजेबल नहीं है। 9% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये 9% पर एनम कर लो उसको आप, 9% पर एनम, 9% पर एनम। क्योंकि कहीं ना कहीं 1,06,000 का 9% कितना होता? 1,06,000 का 9% 9,540। तो सोचो सिर्फ 2 महीने बाद बिल देगा तो आप 1,06,000 के बिल में 9 9 साढ़े 9 हजार एक्स्ट्रा लोगे, ऐसे तो वो बिजनेसमैन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि उधार में सामान खरीद रहा है तो इतना नहीं मार्जिन रहता है ना, उसका प्रॉफिट मार्जिन 2%, 8%, 5% और आप इतना इंटरेस्ट चार्ज कर लोगे, तो ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो इसको 9% पर एनम करना। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में लिखा हुआ मिल जाए तो वहां खुद करेक्ट मत कर लेना कि सर ने बोला था कि वो परिणाम ना हो तो परिणाम डाल दो, तो हमने खुद ही करेक्ट कर लिया। एग्जाम में चांसेस नहीं है वैसे, लेकिन जब होगे ना लिखा हुआ नहीं होगा परिणाम, तो वो क्वेश्चन का लॉजिक ही वो होगा कि पूरा पूरा चार्ज करना है। उस समय अमाउंट बड़ा होगा या कुछ समथिंग ऐसा होगा कि आपको 9% का फिगर नहीं होगा। जब परिणाम वर्ड नहीं लिखा होगा तो 1%, 2%, 4%, 5% होगा, इतना बड़ा अमाउंट नहीं होगा। और अगर है भी बड़ा अमाउंट तो भी करना है आपको, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को खुद कभी भी करेक्ट नहीं करना है, ठीक है। देन टू दिस प्रीतम वॉज एग्रीएबल। तो 9% का इंटरेस्ट बोला मैं चार्ज करूंगा, तो उसमें प्रीतम भी एग्री हो गया। द सेकंड बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट। और सेकंड बिल समय पर पे कर दिया प्रीतम ने। गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विजय एंड प्रीतम। दोनों की बुक्स में हमें क्या एंट्रीज करनी है वो आपको बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन में किसी पॉइंट में डाउट है? चलो तो लिखो, इन द बुक्स ऑफ विजय, इन द बुक्स ऑफ विजय
इन द बुक्स ऑफ विजय। अब मुझे बताओ फर्स्ट एंट्री किस डेट को होगी? 1 सितंबर 2016। क्या एंट्री? गुड्स बेचे उसने तो सेल्स करने की एंट्री करोगे। तो प्रीतम अकाउंट डेबिट, प्रीतम किस नेचर का अकाउंट है? पर्सनल। कौन सा पर्सनल? नेचुरल पर्सन। टू सेल्स, सेल्स कौन से नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल। तो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए से? 1,06,000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रीतम ऑन क्रेडिट। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रीतम ऑन क्रेडिट। 1 सितंबर को हमने ये एंट्री करी। 1 ही सितंबर को इमीडिएटली हमारे पास क्या आ गया? बिल आ गया। तो बिल जब आ गया तो हम एंट्री क्या करेंगे? बिल्स रिसीवेबल, मैं शॉर्ट में बीआर लिख रहा हूं, अभी भी आप भी लिख सकते हो बीआर, लेकिन एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में पूरा लिखना है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। मेरा एसेट जो था प्रीतम, जिससे मुझे पैसा लेना बाकी था, वो खत्म कर दिया मैंने, और बदले में एक नया एसेट बना दिया बिल रिसीवेबल के नाम का। कितने का? 1,06,000। देन क्या हुआ? कितने महीने का बिल था ये? 3 महीने का। तो इसकी ड्यू डेट क्या होती? सितंबर से 3 महीने जोड़ो। कई लोग जोड़ते हैं सितंबर से, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 नवंबर। कई बच्चे ऐसे जोड़ते हैं, बता रहा हूं मैं। सितंबर से बिल लिखा तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हो गया 1 नवंबर। तो ऐसा नहीं काउंट करना है। सितंबर का महीना कंप्लीट होगा, मतलब पहला महीना होगा 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 दिसंबर को 3 महीने कंप्लीट होंगे, और 3 दिन ग्रेस जोड़ोगे तो 4 दिसंबर। तो मेच्योरिटी पे क्या हुआ? 4 दिसंबर को क्या हुआ? क्या पैसा मिला इस बिल का? क्या मिला? रिक्वेस्ट मिली। क्या रिक्वेस्ट मिली? कि इस बिल को कैंसिल करके एक नया बिल लिखो। तो अगर आप हम ये बोले कि अगर पुराना बिल कैंसिल हो रहा है तो वो डिसऑनर हो ही रहा है, तो एंट्री क्या होगी? वापस प्रीतम अकाउंट डेबिट, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये बिल हमने वापस कैंसिल करा। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन में ये मत लिखना डिसऑनर्ड, नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड। बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड। क्योंकि डिसऑनर होता है ना प्रैक्टिकली, तो उसको नोटिंग भी करवानी पड़ती है। बट ये तो म्यूचुअली कैंसिल कर लिया आपने, उसने रिक्वेस्ट करी, हम मान गए, तो हम इसको नोटराइज नहीं करवाएंगे, हमने सिर्फ उसको कैंसिल कर लिया। तो बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल। अब इसी दिन उसने बोला कि एक नया बिल लिख लो टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो क्या इंटरेस्ट कैश तुरंत में पे कर रहा है कि बिल के साथ में बोल रहा है? वो पढ़ लो आप क्वेश्चन को, कि क्या बोला? प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ। Vijay agrees provided interest 9% was paid immediately in cash. Interest was paid immediately in cash. मुझे इंटरेस्ट इमीडिएटली कैश में चाहिए, तो इंटरेस्ट ड्यू करो और कैश में ले लो। इंटरेस्ट ड्यू करो और कैश में ले लो, या डायरेक्टली भी आप इंटरेस्ट ले सकते हो। बात समझ रहे हैं? क्योंकि अगर डायरेक्टली लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो 4 दिसंबर, 4 दिसंबर, इंटरेस्ट कितना? 2 महीने का है, 9% से 2 महीने का निकालो। 1,06,000 इंटू 9% इंटू 2/12, 2 महीने का इंटरेस्ट कितना? 1,590। इतना सारा नहीं, 9% नहीं, 2 महीने का निकालना है। 1,06,000 इंटू 9%, हाँ, इंटू 2/12 आएगा, उतना आएगा 1,590। पॉइंट में आ रहा है क्या? 1,590 एक्यूरेट आ रहा है। ओके, तो 1,590 का इंटरेस्ट आपको तुरंत में कैश में मिलेगा। अब देखो, 2 एंट्री के थ्रू भी जा सकते थे। पर्सन का नाम क्या था? प्रीतम। तो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये ड्यू करा, और फिर हमने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। कैश किसने दिया? प्रीतम ने। तो अगर मैं प्रीतम प्रीतम अलग कर दूं, डायरेक्टली एंट्री करूं कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो ये डायरेक्टली भी कर सकता हूं क्योंकि कैश में मिल रहा है। सो कैश अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये एंट्री आ रही सबको समझ में? नहीं लिखा है ना क्वेश्चन में कि विजय एग्रीज टू इट प्रोवाइडेड 9% पेड इमीडिएटली इन कैश। इमीडिएटली मतलब 4 तारीख को, जिस दिन डिसऑनर हो रहा है, ठीक है ना। उसका दिमाग खराब हो गया, मतलब वो पहुंचा, बोला पैसा नहीं दे रहा हूं मैं, तो रिक्वेस्ट कर रहा है 2 महीने का ले लो, तो बोलता है 2 महीने का तो लिख लूंगा मैं, लेकिन अभी के अभी मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, तो उसको अभी के अभी इंटरेस्ट मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को? अमाउंट कितना? 1590। मतलब किसी को डाउट तो नहीं है इस एंट्री में? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्लियर है ना? क्लियर है, आ रहे समझ में? वही तो मैंने बताया ना बेटा, अभी हम 2 एंट्री कर सकते थे, बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बी। तो इसमें बी और बी मैंने कैंसिल कर लिया, डायरेक्टली एंट्री कर दी कैश टू इंटरेस्ट, क्योंकि कैश में मिल रहा है ना, तो ड्यू करने की जरूरत नहीं होती है लॉजिकली। जब मिल ही नहीं रहा कैश में, तो ड्यू करके और फिर बिल लिख लो। समझ रहे? आप नहीं सर मेरे को तो ड्यू ही करना है, आप कर सकते हो, गलत नहीं होगा। सब बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट करो फिर, लेकिन एंट्री में कैश टू इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर एंट्री होगी कैश टू बी। ऐसा 2 एंट्री करनी है, 2 एंट्री भी कर सकते हैं, बट लॉजिक लगाओ, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं उसको, कंपाउंड एंट्री हो गई एक प्रकार की। क्लियर है? नेक्स्ट क्या हुआ, इसी तारीख को एक नया बिल भी लिखा ना हमने, कितने का? वो उतने का ही रहेगा, 1,06,000, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपने कैश में ले लिया। तो फिर से बिल लिखने की एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, कितने रुपए से? 1,06,000 से। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये पॉइंट? फिर से बिल लिख लिया आपने 2 महीने के लिए, बीइंग बिल ड्रॉन ऑन प्रीतम फॉर 2 मंथ्स। अब क्या हुआ इसके बाद? ये जो दूसरा वाला बिल था 2 महीने का, क्या ये मैच्योरिटी पे मिल गया? मैच्योरिटी डेट क्या आएगी इसकी? 4 दिसंबर को 2 महीने और जोड़ लो, 4 जनवरी, 4 फरवरी, 2 महीने हो गए, और 3 दिन ग्रेस भी जोड़ो, 7 फरवरी। तो 7 फरवरी को क्या ये बिल का पैसा मिला आपको? तो 7 फरवरी 2017 हो जाएगा। 7 फरवरी 2017 को आपको उसका पैसा मिल गया, तो एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये बिल आपने होल्ड करके रखा था, किसी को दिया भी नहीं था, तो आपके पास 1,06,000 आ गए। बीइंग बिल मेट ऑन मैच्योरिटी, बीइंग बिल मेट ऑन मैच्योरिटी। इतना क्लियर है सबको? बस वो इंटरेस्ट वाला बात ध्यान रखना है, ड्यू करके भी रिसीव कर सकते थे, डायरेक्टली भी रिसीव कर सकते थे, कोई कैश में ही मिल रहा है तो कैश टू इंटरेस्ट में एंट्री की जा सकती है, राइट? मार्क्स नहीं कटेंगे आपके अगर आपने कैश टू इंटरेस्ट कर लिया। हाँ, बुक्स में आप देखोगे तो वो ड्यू कर ही लेते हैं, अगर आप आईसीआई के मॉड्यूल में देखोगे तो ड्यू कर, तो अगर आईसीआई को फॉलो करेंगे ना सर, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स नहीं काट सकते इसमें। इस तरीके से आपने एंट्री कर दी कैश टू इंटरेस्ट, तो मार्क्स नहीं कट सकते, ठीक है? चलो नेक्स्ट, इन द बुक्स ऑफ प्रीतम, इन द बुक्स ऑफ प्रीतम, फर्स्ट एंट्री किस डेट को होगी? 1 सितंबर 2016। क्या एंट्री होगी? प्रीतम ने परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट, 1,06,000। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विजय ऑन क्रेडिट, ठीक है ना, सिंपल एंट्री, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विजय ऑन क्रेडिट या बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अगेन इसी दिन क्या किया प्रीतम ने? बिल एक्सेप्ट कर लिया। इसी दिन क्या किया? बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट करने की एंट्री, विजय अकाउंट डेबिट, ये जो हमारी लाइबिलिटी थी विजय के नाम की, वो लाइबिलिटी खत्म, लेकिन बदले में एक नई लाइबिलिटी बन गई बिल्स पेबल के नाम की, बिल्स पेबल अकाउंट।
अब मुझे विजय का नहीं, बिल्स पेबल की लाइबिलिटी पे करनी है 1,06,000। मैच्योरिटी की डेट कब आई? 3 महीने बाद, दैट इज 4 दिसंबर 2016। 4 दिसंबर 16 को क्या विजय ये बिल की पेमेंट कर पाया? नहीं, उसने रिक्वेस्ट करा था कि नया बिल लिखने की, लेकिन अगेन पुराना वाला बिल कैंसिल। तो पुराना वाला बिल कैंसिल तो क्या एंट्री करेगा ये भी? जो इसके लिए बिल्स पेबल की लाइबिलिटी थी वो लाइबिलिटी भी कैंसिल। तो एंट्री क्या होगी सबसे पहले? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कि ये बिल्स पेबल का अकाउंट जो मैंने ओपन करके रखा था ये मैं नहीं पे कर पा रहा हूं, तो मैं वापस उस अकाउंट को क्लोज करके वापस विजय के अकाउंट को क्रेडिट कर ले रहा हूं। कितने रुपए से? 1,06,000 से। ये क्लियर है? डन। अब उसने क्या करा, प्रीतम ने बोला कि मैं तुरंत मैं आपको इंटरेस्ट पे कर दे रहा हूं। अब ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो इंटरेस्ट क्या है? बेसिकली एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो क्या होगा? विजय की, प्रीतम की बुक्स में डेबिट होगा। अब चाहो तो अगेन यहां पर भी आप बोल सकते सर इंटरेस्ट ड्यू करते हैं कि मुझे देना है विजय को, और फिर मैंने दे दिया, तो एक एंट्री कर सकते थे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस है। देना किसको है? विजय को, तो टू विजय। देन उसकी पेमेंट करी तो विजय अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप दो एंट्री कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। बात समझ में आ रही है? सेम डे पर हमने एंट्री कर दी। आयुष क्लियर है? नहीं? नहीं है? एंट्री बोलो, इंटरेस्ट की एंट्री बोलो। यही तो दिक्कत होती है ना, कि मेरे को बाद में तो पता चलता है बेटा कि हमने नहीं करा। कैसे समझे हम, कैसे समझाए हम? बताओ क्या दिक्कत हो रही है? नहीं आ रहा समझ में? तो फिर एंट्री बोलो ना। आ रहा है तो फिर एंट्री बोलनी पड़ेगी। खुद को धोखा नहीं देना बेटा। नहीं समझ में आ रहा तो पूछो सर ये नहीं आ रही है एंट्री समझ में। क्लास में नहीं पूछ पा रहे हो तो बीच में आके पूछो, ब्रेक में आके पूछो कि सर ये वाली एंट्री एक दो समझा दीजिए। नहीं आप क्लास में पूछोगे रह जाओगे। इंटरेस्ट क्या है विजय, प्रीतम के लिए इंटरेस्ट क्या है? कि इंटरेस्ट दे रहा है तो उसके लिए खर्चा है। खर्चा क्या होता है? डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा। दे दे शायद डायरेक्टली कैश में, हाँ कैश में ही दे रहा है तो डायरेक्टली दे दो कैश में, ड्यू यू करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली दे दो कैश। इसलिए हमने एंट्री करी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान दो यहाँ पे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट निकाला था? 1590। बीइंग इंटरेस्ट पेड टू विजय, बीइंग इंटरेस्ट पेड टू विजय। साथ ही साथ इसी दिन हमने एक और नया बिल एक्सेप्ट भी कर लिया। तो नया बिल एक्सेप्ट कर लिया तो अगेन विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। एक लाइबिलिटी खत्म हुई विजय की फिर से, और फिर से हमने एक और लाइबिलिटी बना दी बिल्स पेबल की। बीइंग बिल एक्सेप्टेड। और ये वाला जो बिल था जो आपने दूसरा 2 महीने के लिए एक्सेप्ट किया है, इसको आपने 7 फेब को पे कर दिया। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग बिल पेड ऑन मैच्योरिटी, बीइंग बिल पेड ऑन मैच्योरिटी। बात आई समझ में? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ इंटरेस्ट की बात आपको ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट अगर इंटरेस्ट के साथ बिल लिखा जाता है या इंटरेस्ट अलग से मिल जाता है, अगर साथ में लिखा जाएगा तो इंटरेस्ट ड्यू करके एक नया बिल साथ में लिख लोगे, और इंटरेस्ट अगर कैश में मिल गया तो कैश टू इंटरेस्ट या इंटरेस्ट टू कैश एंट्री कर ली, बस यही था। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी रिन्यूअल होगा पुराना वाला बिल कैंसिल करना पड़ेगा, और पुराने वाले बिल में नोटिंग चार्जेस नहीं लगेंगे क्योंकि वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ कैंसिल हो जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। हाँ नहीं, एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल के पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, मिक्स्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है।
समझना बात को। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन के कतरक्स बुक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी मार्क करके रख सकते हो, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा सा नींद भगा लो, अगर नींद आ रही है तो ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। किसकी बुक्स में एंट्री करती है? कतरक की बुक्स में एंट्री करते हैं, ठीक है। कतरक्स एक्सेप्टेंस टू बासु, इसका क्या मतलब होता है? कतरक ने साइन कर दिया है बिल बासु को, तो कतरक के लिए वो क्या है? बिल्स पेबल है। वो किसको देना है बिल? उसे, बासु को। हाँ, कतरक ड्रॉई ऐसा भी बोल सकते हो, आपकी कतरक खुद क्या है? ड्रॉई है। आपका नाम आदिल के पीछे, सम्यक, समझ में आ रहा है सम्यक? तो हमने क्या बोला? कतरक एक्सेप्टेंस टू बासु। कतरक एक्सेप्टेंस, ये पढ़कर समझ में आना चाहिए आपको। कतरक एक्सेप्टेंस टू बासु मतलब कतरक ने साइन करा है इसको, तो कतरक के लिए वो क्या है? बिल्स पेबल है, और कतरक अपने आप में एक ड्रॉई है। तो कतरक एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर ₹2500, 2500 का वो बिल था, डिस्चार्ज बाय अ कैश पेमेंट, हमने उसको कैश पे करके डिस्चार्ज कर दिया, ऑफ ₹1000, लेकिन सिर्फ 1000 पे करा, एंड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस ₹50 फॉर इंटरेस्ट। अब सोचो, कतरक को बिल देना था, किसको देना था? बासु को। वो समय पे दे नहीं पाया होगा, तभी तो बोल रहे हैं कि वो डिस्चार्ज कैसे कर रहा है। 1000 रुपए का उसको क्या दे रहा है? कैश दे रहा है, और बाकी के लिए एक नया बिल, मतलब पुराने वाले बिल का क्या हुआ? डिसऑनर्ड हुआ। बात समझ रहे हैं? अब इसकी मैं क्या एंट्री करूं कि मैंने 1000 रुपए भी दे दिए उसको, और बाकी बचे हुए बिल के लिए मैंने इंटरेस्ट के साथ में एक नया बिल भी एक्सेप्ट कर लिया। तो किसकी बुक में एंट्री कर दी हमें? कतरक की। बात समझना, पुराना वाला बिल कितने का था? 2500 का। अगर कतरक ने उसको डिसऑनर करा, पहले मैं इंडिविजुअली बता दे रहा हूं, फिर कंबाइंड फॉर्म में एंट्री बन जाएगी आपकी। तो अगर कतरक ने उस बिल को नहीं दे पाया मैच्योरिटी पर, तो वो क्या एंट्री करता डिसऑनर के लिए? बिल्स पेबल की लायबिलिटी वापस डेबिट हो जाती, बिल्स पेबल की लायबिलिटी वापस डेबिट हो जाती, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बासु अकाउंट। क्या ये समझ में आ रहा है? बिल्स पेबल डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि पहले से देना बाकी था, बिल्स पेबल देना बाकी था, एक लायबिलिटी थी, लायबिलिटी क्रेडिट में थी ऑलरेडी बिल्स पेबल, वही उठाकर मैंने क्या कर दी? डेबिट कर दिया, और वापस बासु के नाम से मैंने उसको क्रेडिट कर दिया कि मेरे को 2500 रुपए देने हैं। अब मैंने क्या करा? 1000 रुपए पे कर दिए बासु को, तो मैं एंट्री करता बासु अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या ये समझ में आ रहा है? पहले मैंने वापस से बासु को ड्यू कर लिया कि मेरे को बासु को 2500 रुपए देने हैं, बिल्स पेबल मेरा वापस आ गया, मेरे को वापस 2500 रुपए देने हैं। बदले में मैंने क्या पे कर दिया? कैश पे कर दिया 1000 रुपए, और अभी भी कितना देना बाकी है? 1500। लेकिन इस 1500 का मैं ब्याज भी दूंगा, कितना रुपए? तो पहले मैं इंटरेस्ट को ड्यू करूंगा। यहां पर आप गलती करते हो कि तुरंत तुरंत में एंट्री करते हैं। यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि बिल पर अगर इंटरेस्ट है तो पहले इंटरेस्ट को मैं ड्यू करूंगा। इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट यहां पे आपके लिए खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किसको ड्यू करना है? बासु को। तो आपने एक थर्ड एंट्री करी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बासु, कितने रुपए से? 50 रुपीज से। तो अब लॉजिकली मुझे बासु को कितना देना बाकी है? 1550। और इस 1550 के लिए मैंने क्या करा? एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, एक बिल एक्सेप्ट कर लिया। ड्रॉई है, ड्रॉई लिखता नहीं है, ड्रॉई एक्सेप्ट करता है। बात समझ में आ रही है? तो एंट्री क्या होगी बोलो? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट बासु। बिल तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट करते हो, लाइबिलिटी क्रिएट करते हो आप। बासु अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी खत्म, बासु की कितनी? 1550, और टू बिल्स पेबल, एक नया बिल आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके लिए लाइबिलिटी है बिल्स पेबल। बात समझ रहे हैं? 1550। क्या ये पॉइंट क्लियर है लास्ट वाला? तो अगर मैंने देखा तो इसी ट्रांजेक्शन की 4 एंट्रीज करी, वैसे ये 4 एंट्री नहीं करनी, मुझे एक ही एंट्री करनी है। लॉजिकली आप समझ पाओगे कि एक ही एंट्री करते तो क्या करते हम। देखो, बासु को तो आप क्या करोगे? एक बार क्रेडिट करोगे 2500 से, फिर उसको 1000 रुपए दोगे, डेबिट करोगे, फिर उसको 50 रुपए क्रेडिट करोगे, और फिर बिल एक्सेप्ट करोगे। ये डेबिट क्रेडिट तो खत्म नहीं हो रहा है। कितना हो रहा है? देखो कितना हो रहा है। 2500 क्रेडिट हुआ बासु, 1000 डेबिट हुआ बासु, फिर 50 क्रेडिट हुआ, और फिर पूरा 1550 डेबिट हो गया। तो डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं हो गया? कहीं ना कहीं अगर आप बासु का बिल डिसऑनर हो रहा है और एक नया बिल एक्सेप्ट कर रहे हो, तो बासु तो आपकी बुक्स में
आएगा भी और जाएगा भी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो अगर मैं बोलूं मेरी एंट्री में मैंने बोला मेरा बिल्स पेबल वापस आएगा और एक बिल्स पेबल वापस जाएगा, तो मैं नेट इफेक्ट दिखाऊं तो क्या हुआ? नेट इफेक्ट देखो, मैंने कैश दिया ना 1000 रुपए, मेरे को इंटरेस्ट भी देना पड़ा कितने का? 50 का, और साथ साथ मैंने बिल्स पेबल भी दिया कितने का? 1550 का। तो आप देखो यहां से हम क्या एंट्री कर रहे हैं। मैंने एंट्री करी, मेरा कैश जाएगा, मेरा कैश कितना जाएगा? 1000 रुपए। मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 50 रुपीज। 50 रुपए से मैं इंटरेस्ट को, क्योंकि ये तो खर्चा मेरी बुक्स में डेबिट होगा ही होगा। बिल्स पेबल, मेरा 2500 का बिल पेबल वापस आएगा और जाएगा कितने का? 1500 का। तो नेट कितना हो गया? नेट बिल्स पेबल कितने का हो गया? है ना। ये बासु को अगर मैं कट कर दूं, ये वाले पॉइंट हमारे कट हो गए, तो आपके पास एक ये 1550 बचता है, एक ये 2500 बचता है, एक ये 50 बचता है, एक ये 1000 बचता है। तो क्रेडिट में आपने कर दिया टू बिल्स पेबल। आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, दोनों को वो कंबाइन नहीं कर सकते। बिल्स पेबल आपको यहाँ पे अलग करना पड़ेगा और बिल्स पेबल यहाँ पे आपको अलग डेबिट करना पड़ेगा। बात को समझना, इसको क्यों कैंसिल नहीं कर सकते थे? बिल्स पेबल का अकाउंट भी डेबिट क्रेडिट कैंसिल करके एंट्री करती तो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नया बिल का जो अकाउंट आपने ओपन करा है वो 1550 से ही ओपन करा है, तो वो क्रेडिट होना चाहिए नया बिल 1550 से, और वो पुराना वाला बिल जो आपने खत्म करा है वो 2500 से डेबिट करा है, तो वो 2500 से आप उसको खत्म करोगे। नेट इफेक्ट दिखाने के लिए कर भी सकते थे कि हम नेट इफेक्ट दिखाए तो एंट्री में बिल्स पेबल का अकाउंट हमने सिर्फ इतने से डेबिट कर दिया, बट प्रैक्टिकल लाइफ में वो बिल जो है वो पुराना वाला खत्म भी होगा और नया वाला क्रिएट भी होगा। तो वो दोनों दिखाओ आप कि पुराना खत्म हुआ 2500 से, नया क्रिएट हुआ 1550 से, बाकी मैंने इंटरेस्ट डेबिट करा और 1000 रुपए कैश पे कर दिया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? किस किस को आ गया है समझ में? देखो डायरेक्टली सोचो, ठीक है, कम बच्चों को ही आया समझ में। ध्यान दो, यहां पर डायरेक्टली अगर हम सोचें, भाई मैंने कतरक कौन है? ड्रॉई है, उसको कितने का बिल देना था? 2500 का। वो जो नहीं दे पाया, बदले में क्या दिया? 1000 रुपए दिया। 1000 रुपए के साथ साथ उसने 50 रुपए का ब्याज दिया और 1500 का एक नया बिल दिया। ऐसे ही हुआ ना, 50 रुपए का ब्याज और 1500 का नया बिल, मतलब मिलाकर 1550 का नया बिल दिया। मैं डायरेक्टली सोचता, मैं ये बोलता कि मेरे पास से कैश तो जाएगा, कैश 1000 रुपए मैं पे करूंगा, मेरे को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी मैं 50 रुपए का दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था 50 रुपए के इंटरेस्ट के साथ, और क्योंकि 2500 के बिल के लिए मैंने 1000 रुपए कैश दिया था, बाकी 1500 का बिल अभी भी देना बाकी है, और वो 1500 प्लस 50 में बिल जो दूंगा कितने का दूंगा? 1550 का। और बाकी जो पुराना वाला बिल था अब वो मुझे देना नहीं पड़ेगा, मेरी बुक्स में है ना ऑलरेडी, अब वो मुझे देना नहीं पड़ेगा। तो वो बिल्स पेबल मैंने डेबिट कर लिया 2500 का। क्या ऐसे समझ पा रहे हो? एक बार में अगर कंबाइंडली सोचो तो ऐसे एंट्री सोचनी पड़ेगी, नहीं तो आप इंडिविजुअली ब्रेक कर कर भी एंट्री, अच्छा चारों एंट्रीज भी कर दी ना आपने तो गलत नहीं होगा। जो ये 4 एंट्रीज मैंने आपको बताई तो भी गलत नहीं होगा, आपने उसको ब्रेक कर 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 एंट्रीज कर दी, बट कोशिश कर कर अगर इसको हम कंबाइंड फॉर्म में कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। 1500 को मानता है एक एंट्री कैश टू इंटरेस्ट भी हो जाती, सॉरी इंटरेस्ट टू कैश भी हो जाती, क्योंकि पे करना है उसको। समझ रहे हैं क्या बात को? ये एंट्री डायरेक्टली समझ में आ रही है आपको कि मैंने बासु का 2500 रुपए का बिल डिसऑनर कर दिया, इसलिए बिल्स पेबल डेबिट, लेकिन बदले में बिल कितने का दिया? 1550 का, क्योंकि इंटरेस्ट भी डेबिट करूंगा और फिर 1550 का बिल, और बाद में अलग से 1000 रुपए कैश। तो अगर डायरेक्टली कंबाइंडली सोचेंगे तो इस तरीके से ये एंट्री बनेगी। फिलहाल अभी आप दोनों तरीके से लिख लो, क्योंकि बाद में क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है। तो अब ये चारों पॉइंट लिखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ऑल्टरनेटिवली डालकर आप ये सिंगल एंट्री लिखो, ऑल्टरनेटिवली। क्योंकि बिल 2500 का डिसऑनर्ड हुआ तो बिल्स पेबल टू बासु, बासु को कैश पे करे तो बासु टू कैश, इंटरेस्ट ड्यू करा तो इंटरेस्ट टू बासु, और बदले में आप बासु को हमने नया बिल दे दिया तो बासु टू बिल्स पेबल। तो बासु तो आ भी रहा है और जा भी रहा है, अगर हम उसको खत्म कर दें तो बाकी जो बच गया वो बच गया बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, टू कैश एंड टू बिल्स पेबल। Being old bill cancelled and new bill written, new bill accepted. Being old bill cancelled and new bill accepted together with interest 50. नरेशन कहीं ना कहीं ये होता है इसका।
तो पहले आप एंट्रीज लिख लो, मैं नरेशन भी बोल रहा हूं, वैसे ही नरेशन लिख लेना। क्लियर है? नरेशन लिखो इसका, बीइंग, ये वाली एंट्री जो कंबाइंड फॉर्म में लिखी उसमें लिखना, बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड and new bill accepted. Being old bill cancelled and new bill accepted together with interest. And partly paid and partly cash paid. Being old bill cancelled and new bill accepted together with interest and partly cash paid. And paid partly by cash, ऐसा लिखो. And paid partly by cash. And paid partly by cash. मतलब कुछ कैश पे कर दिया, पुराना वाला बिल कैंसिल कर दिया, नया वाला बिल एक्सेप्ट भी कर लिया, इंटरेस्ट के साथ एक्सेप्ट कर लिया। समझ में आ रही है बात? पॉइंट क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक और देख लो उसी में। पॉइंट नंबर 2 देखो, पॉइंट नंबर 2, जी गुप्तास एक्सेप्टेंस। पॉइंट समझना, जी गुप्तास एक्सेप्टेंस क्या मतलब हुआ मुस्कान? मतलब वो ड्रॉ ही है, और हम कौन है अब कतरा कौन हुआ? ड्रॉअर हुआ। तो जी गुप्तास एक्सेप्टेंस फॉर ₹4,000 वॉज एंडोर्स्ड बाय कतरक टू एम मेहता। अब क्या मतलब हुआ? मतलब मैंने जी गुप्ता से एक बिल साइन करवाया, मैं कौन हूं? के कतरक हूं, मैंने जी गुप्ता से बिल साइन करवाया, लेकर आया अपने पास, और ये वाला बिल मैंने उठाकर एम मेहता को दे दिया, एम मेहता को एंडोर्स कर दिया। बात समझ रहे हैं? जी गुप्ता की एक्सेप्टेंस को मैंने एम मेहता को एंडोर्स कर दिया, लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया, तो मैं किससे लूंगा पैसे? जी गुप्ता से, और मुझे किसको देने पड़ेंगे? एम मेहता को देने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? जी गुप्ता की एक्सेप्टेंस को मैंने एम मेहता को एंडोर्स कर दिया, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, और नोटिंग चार्जेस भी लगे। क्या? ₹20 नोटिंग चार्जेस भी लगे। नोटिंग चार्जेस किसने पे किए होंगे? एम मेहता ने पे किए होंगे। मैं लूंगा किससे? जी गुप्ता से। मतलब मैं जी गुप्ता से लूंगा और एम मेहता को दूंगा, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? मेरी बुक में मैं वापस किसको डेबिट करूंगा? जी गुप्ता को। जब भी बिल डिसऑनर्ड होता है, वो बिल डिस्काउंट करवाया हो, एंडोर्स करा हो, रखा हो अपने पास, कलेक्शन के लिए भिजवाया हो, जब भी बिल डिसऑनर्ड होता है तो कौन डेबिट होता है? डेटर, जिसको मैंने माल बेचा था। तो यहां पर मैंने कहीं ना कहीं जी गुप्ता को माल बेचा था, जी गुप्ता मेरा डेटर था, डेटर तो मेरा डेबिट होगा। और क्योंकि ये नोटिंग चार्जेस वाला है, तो मैं नोटिंग चार्जेस के साथ डेबिट करूंगा। तो मैं जी गुप्ता को कितने से डेबिट करूंगा? बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। बिल कितने का है? 4,000 का। तो 4,000 ₹20 से मैं जी गुप्ता को डेबिट करूंगा। क्या इतना पार्ट समझ में आया? और क्या ये बिल मेरे पास था? क्या ये बिल बैंक के पास था? नहीं, ये बिल किसके पास था? मेहता। तो मेहता मेरे पास आएगा पैसे लेने, तो वो कितने पैसे लेगा मेरे से? वो बिल के पैसे भी लेगा, और तो मैं उसको ड्यू कर रहा हूं, मैं उसको ड्यू कर रहा हूं, पहले ड्यू कर रहा हूं मैं। तो मेरी एंट्री क्या बनी? जी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू एम मेहता। जी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू एम मेहता, ये एक एंट्री बनेगी। साथ ही साथ आगे क्या लिखा हुआ है? बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। इससे क्या समझ रहे हो आप? किसकी बुक में पढ़ रहे हैं हम ये?
बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, ये बिल विड्रॉन किसने किया होगा? कतरक नहीं किया होगा। बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक मतलब चेक से पैसा दे दिया, चेक से पैसा दे दिया। बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक मतलब ये बिल कतरक ने किसको दिया हुआ था? मेहता को। तो मेहता से विड्रॉ कर लिया और चेक पे कर दिया। क्योंकि डिसऑनर हुआ तो मैं तो लूंगा जी गुप्ता से, मुझे देना भी पड़ेगा एम मेहता को, और मैंने एम मेहता का बिल विड्रॉन कर लिया मतलब बिल वापस लेकर पैसा चेक से दे दिया। तो दो एंट्री होंगी। पहली एंट्री बोलो क्या? सेकंड पॉइंट के लिए पहली एंट्री होगी जी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू एम मेहता। जी और एम ही दे देते, जी फॉर गुप्ता और एम फॉर मेहता, क्यों दिए दोनों पता नहीं। ठीक है, तो जी गुप्ता एंड टू एम मेहता। अमाउंट कितना? 4020 ही लूंगा मैं और 4020 ही दूंगा मैं। बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, यहाँ पे कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी गुप्ता ने हमें बिल दे दिया, जो उसको देना था वो उसने दे दिया। बिल विड्रॉन वर्ड लिखा है, बिल विड्रॉन, तो ये विड्रॉ कौन कर रहा है? कतरक विड्रॉ कर रहा है। किससे विड्रॉ करेगा? मेहता से विड्रॉ करेगा ना, गुप्ता से तो विड्रॉ करने की बात ही नहीं होती है। तो बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, चेक के बदले मैंने बिल विड्रॉ करा, तो मैं बिल विड्रॉ कहां से करूंगा? जिसको मुझे देना होगा उससे विड्रॉ करूंगा। बात समझ रहे हो? तो कंफ्यूज नहीं होना कि जी गुप्ता ने पैसा दे दिया सर, ये तो नहीं, हमने एम मेहता को पैसा दे दिया। तो सेकंड एंट्री क्या होगी? एम मेहता टू बैंक। एम मेहता टू चेक नहीं लिखते बेटा, चेक से जब पेमेंट करते हैं तो बैंक लिखते हैं। तो कितने का पेमेंट था ये? 4020 का। तो दूसरी एंट्री ये हो जाएगी इस केस में। क्या पॉइंट आया समझ में? जी गुप्ता टू एम मेहता बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड नरेशन हो सकता था, और एम मेहता टू बीइंग बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। क्लियर है? वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं ना कि जी गुप्ता टू बैंक क्यों करेंगे? जी गुप्ता को और पैसा दोगे आप? उससे तो लेना है भैया, तुमसे पैसा लेना है, एक काम करो तुम ही मेरे से ले लो। डायरेक्ट एंट्री बोल रहे हो? डायरेक्ट एंट्री में कर सकते हैं, लेकिन अगेन डायरेक्ट एंट्री करना नहीं है। पहले आप उसकी डिसऑनर की एंट्री बताओगे और फिर बैंक को पे करने की एंट्री बताओगे। ठीक है ना? यहां पर भी डायरेक्ट एंट्री कहीं ना कहीं इनकरेक्ट नहीं होगी कि जी गुप्ता टू बैंक, क्योंकि पॉइंट में ना एक साथ नहीं बोला है, दो बार ब्रेक करके बोला है। बिल विड्रॉल अगेंस्ट चेक, तो पहले हमने ड्यू कर लिया और फिर पे कर दिया, वो कर सकते हैं हम। समझ रहे हैं बात को? कहीं ना कहीं बोला जा सकता है, यहां ध्यान दो, अगर हमने जी गुप्ता टू बैंक लिखा तो गलत है ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि गलत है। हाँ ये मैं बोल सकता हूं कि यहां पर उसको कंपाउंड फॉर्म में मत बताओ, क्योंकि कभी कभी एंट्रीज को इलेबोरेट कर दिखाना ज्यादा बेटर रहेगा, और इस केस में जहां तक ये बेटर रहेगा कि जी गुप्ता से पहले हमने ड्यू करा, एम मेहता को भी हमने ड्यू करा, क्योंकि आफ्टर फुल स्टॉप एक स्टेटमेंट ये था कि वो बिल विड्रॉ हमने कर लिया, तो पहले स्टेटमेंट से आपने ड्यू कर लिया एंट्री, दूसरे स्टेटमेंट से आपने उसको पे कर दिया। समझ में आई बात? क्लियर है? आगे के दो पॉइंट होमवर्क में है, ट्राई करके आओगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? फोर्थ। ओके, खैर ये पॉइंट आपको बनेंगे नहीं अभी, क्योंकि रिटायरमेंट मैंने अभी सिखाया भी नहीं है। कोई बात नहीं है, आपने जितना भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करके आओगे, इसको आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।